नमस्कार, साक्षी हैं शब्द के मंच पर मैं आप सब लोगों का, मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज साक्षी हैं शब्द पटल पर जो शख्सियत आमंत्रित हैं, वो लेखिका हैं, अनुवादिका हैं, रंगमंच और फिल्म की कलाकार हैं, लोक गायिका हैं, रूम थिएटर जैसी मौलिक सोच की प्रणेता हैं और वो ऑनलाइन मंचों पर भी खूब सक्रिय हैं। तो अब हम बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं 30 से भी अधिक पुस्तकों की रचयिता, 20 से भी अधिक सम्मानों से नवाजी गई हिंदी तथा मैथिली की जानी-मानी यशस्वी साहित्यकार, नाटककार और अभिनेत्री विभा रानी को। नमस्कार विभा जी, हार्दिक स्वागत आपका इस मंच पर, साक्षी हैं शब्द के मंच पर। आपको भी बहुत-बहुत प्रणाम और सभी देखने वालों को भी बहुत-बहुत प्रणाम। और मेरे लिए बढ़िया खुशी का मौका है कि आपको के इस मंच से मैं यहाँ मुखातिब हूँ और आपसे हमारी बातचीत और आपसे मिलने का और बातचीत करने का सौभाग्य है। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, इस मंच का भी सौभाग्य है कि आप इस मंच पर शोभायमान हो रही हैं और आपने इतना सारा काम किया है, अनेक क्षेत्रों में काम किया और विविध तरह के काम किए हैं। और मतलब इतना सारा कुछ है कि मुझे लग रहा है कैसे समेटूँ इसको। और आपके बारे में जो अभी मैंने थोड़ा-सा बताया अपने जुड़ने वाले दर्शकों और श्रोताओं मित्रों को, वो तो मुझे लगता है कि बहुत कम है। आपका फलक, आपका विस्तार कहीं इससे ज़्यादा है, अधिक है। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा-सा उसके बारे में मैं कुछ दिखा देता हूँ, जो आपके बारे में थोड़ा बहुत मैंने कुछ रिसर्च किया है। रिसर्च क्या मतलब, वो तो सब कुछ सामने है लोगों के, लेकिन मैंने अपने ढंग से उसको दर्शाने की कोशिश की है। तो ये प्रस्तुत है। आकाश के उस पार भी आकाश है, आकाश पे बहते समय की तरह बहते रहो जैसे बहे ये हवा। आकाश के उस पार वो रचती हैं समय को। क्या एक बार ऐसा नहीं हो सकता कि चारों कोने सिमट आए एक गोलाकार में और इतना बरसें, इतना तरसें, इतना हरसें, खूब खुश हो ले कि खिलखिल उठे वहीं गेंदे, गुलाब, अड़हुल और गहन कालिमा में वो घेरती हैं चमकीली वर्तुल लहरें। कि अवसर जो है वो बहता हुआ पानी है। पानी को आप कभी रोक नहीं सकते, इधर रोकेंगे तो वो उधर बहेगा, उधर रोकेंगे तो इधर बहेगा। उसी तरीके से जिंदगी है, वो जिंदगी अपना कोई ना कोई रास्ता निकालती है। वो करती चलती हैं खंड खंड पाखंड। मैं ये मान करके चलती हूँ कि औरतों की सुंदरता जो है वो उसे एक कंज्यूमरिज्म और एक भोगवादी नजरिए से उसे एस्टैब्लिश किया गया है शुरू से। उसे किसी स्त्री ने नहीं बनाया, उसे एक पुरुष सोच ने बनाया और हम स्त्रियों को उसमें ढाल दिया गया। जिस तरह सागर में भी गिर के कभी खाली न हो, आकाश के उस पार। विभा रानी एक नाम नहीं, पहचान है एक ऐसी स्त्री की जो अपने मुक्ति के ब्याज से संपूर्ण नारी समाज की मुक्ति की गाथा लिखती हैं। हमने इसे इनके व्यक्तित्व के एक बड़े आकाश से इसको जोड़ा है कि बड़ी बिंदी जितना है उतना ही बड़ा आपका आकाश है, आपका अस्तित्व है। उस पार भी आकाश है। जब वो नारी अस्मिता की बात करती हैं तो स्त्री के साथ साथ पुरुषों का मन भी टटोलती चलती हैं। कि पुरुष हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है।
हम पुरुष को जीवन से काट करके नहीं रख सकते हैं। और जब वे मंच पर दर्शकों के रूबरू होती हैं, तो मंच की सारी आभा उनके पीछे छुप जाती है। ऐसा कोनो खास स्टोरी नहीं है हमारी जिसको सुन के आपका मन खुश हो, आप कहें कि अरे वाह, बनना हो तो बुच्ची दाई बनो। बाकी लोग तो यही कहते हैं दुश्मन को भी ऐसा नसीब नहीं मिले। अब क्या उनके साथ शब्द हैं और लोक संगीत की समृद्ध विरासत भी। पूरी खाए ननद बेचारी, हलवा ननदोइया, रसगुल्ला खाऊं मैं न्यारी, पत्तल चाटे सैया, सरौता कहाँ भूल आए प्यारे ननदोइया, सरौता कहाँ भूल आए प्यारे। विभा रानी रोशनी की मीनार है, लाइट हाउस जो नारी अस्मिता और सम्मान को धुंध से निकालती हैं। इसलिए वे अपने को POSH एनेबल कहती हैं। I'm a POSH enabler. Policy on sexual harassment of women at workplace. विभा बरसों कैंसर से जूझती रही हैं और उस खौफनाक कफस को सफलतापूर्वक तोड़कर बाहर निकली हैं। मेरी बीमारी की रिपोर्ट आने से पहले तक मेरे परिवार से 3 लोगों की कैंसर से डेथ हो चुकी थी। तो लोग दोनों ही तरफ से ये बड़े आशंकित थे, ससुराल वाले मायके वाले दोनों ही तरफ से, कि अब इसका क्या होगा। तो मैंने ये मन में सोचा कि देखिए जिंदगी का तो हमें नहीं मालूम कि कब किस पल क्या हो जाए, लेकिन मैंने सोचा कि मैं चौथा शिकार नहीं बनूंगी। साक्षी है शब्द पटल विभा रानी की हिम्मत और जज्बे को सलाम करता है। आकाश के उस पार भी आकाश है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे पास शब्द नहीं है इसके बारे में कुछ कहने के लिए। मैं शायद इतना डिजर्व नहीं करती हूँ, लेकिन आपने मुझे बहुत इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया है कि मैं कुछ कह नहीं सकते। बस आप महसूस कीजिए। मैं भी महसूस ही कर रहा हूँ। जब इसको किया था, आपके बारे में जानने की कोशिश की थी, तो मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा था। तो विभा जी, एक छोटी सी कोशिश मेरी रही कि आपकी जो इतनी यात्रा कठिन रही है और उस यात्रा से आप निकली हैं और फिर निकल के आपने बहुत सारा काम किया है, तो उन कामों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले कुछ लोग जुड़ गए हैं, तो क्यों ना हम उनके बारे में थोड़ा उनको हम भी देखते चलें। और रेहाना अंजुम जुड़ गई हैं जगदलपुर बस्तर से, और उसके बाद डॉक्टर प्रतिभा जैन अभिनंदन कर रही हैं आपका, वो जुड़ी हुई हैं नोएडा से। और रीवा की वैसे मूलतः रहने वाली संस्कृत की प्रोफेसर रही हैं, नाटककार भी हैं। जी जी। श्वेता सिन्हा जी जुड़ी हुई हैं अमेरिका से, आयोवा से, तो वो इस मंच पर उपस्थित हैं। तो अभी शुरू में बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और धीरे धीरे और भी लोग जुड़ेंगे। रक्षा गीता जुड़ी हुई हैं। जी तो जी। सदानंद मिश्रा जी हमारे बड़े भाई की तरह हैं, हमारे अग्रज, आकाशवाणी में अधिकारी रहे, अब अवकाश प्राप्त हैं। रक्षा गीता जी हैं। तो अब धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और आपके साथ रहेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। लेकिन जो कुछ आपके बारे में मैंने पढ़ा सुना, तो उसको लेकर के सहज जिज्ञासा एक होती है। वैसे तो आपने कहा ही है कि आदमी की ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ करें ही ना और हम थक के हार के बैठ जाएं। अभी कोरोना काल में बहुत सारा कुछ हमें देखने को मिला, आसपास के कितने लोग चले गए, लेकिन उसके बाद भी ज़िंदगी धड़क रही है सब जगह। तो उसे देखते हुए हम जो कुछ सेगमेंट्स हमने तैयार किए हैं आपके कामों को लेकर के, तो ये पहला सेगमेंट जो हम अभी लाना चाह रहे हैं।
ये कैंसर अचीवर आप अपने को कहती हैं। जी। तो वैसे आमतौर से लोग कहते हैं कैंसर पेशेंट होते हैं, फिर वो सर्वाइव करते हैं तो सर्वाइवर हो जाते हैं। कुछ फाइटर भी होते हैं जो उससे लड़ कर के और बाहर निकलते हैं। आप अपने को कहती हैं कि आप अचीवर हैं। अचीव तो किसी चीज़ को ग्रहण करना, प्राप्त करना होता है कि कोई ऊँचाई, किसी बुलंदी को किसी ने प्राप्त की हो। कुछ इसके बारे में मेरी जिज्ञासा है, औरों को भी होगी, कुछ बताएँ? जी। जी मैंने देखिए जो आम तौर पर जो आपने जिसकी चर्चा की है कि कैंसर से बच निकलते हैं उन्हें कैंसर सर्वाइवर कहते हैं। जो पेशेंट हैं जिनका इलाज चल रहा है वो कैंसर पेशेंट या कैंसर मरीज कहलाते हैं। जो जो कैंसर से हमसे बिछड़ जाते हैं हम उन्हें कैंसर डेथ या डेथ केसेस कहते हैं। मुझे ये सब सारे बहुत कम वजन वाले शब्द लगते थे। मुझे हुँ, बहुत हुँ। उसमें कोई बहुत ऐसा नहीं लगता था कि हमने कुछ किया है। क्योंकि कैंसर एक अपने आप में हमें इस बात को मानने से कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी और खतरनाक बीमारी है। और ये अगर आ गया है तो इसमें 2-3 चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है वो रखनी होगी। लेकिन इसके पहले सबसे ज़रूरी है कि हमें अपने हौसलों को बुलंद रखना होगा। हौसलों को बुलंद रखने के लिए हमारे आस-पास की चीज़ें बहुत पॉज़िटिव होनी ज़रूरी है। इसलिए शब्दों का बहुत असर पड़ता है हमारी सोच में, हमारी ज़िंदगी में। इसलिए सर्वाइवर के बदले मैंने अचीवर कहा कि मैंने कैंसर अचीव नहीं किया है। कैंसर से निकल के अपनी ज़िंदगी अचीव की है, ज़िंदगी हासिल की है। और वाह! ज़िंदगी की धड़कनों को हासिल किया है। इसलिए मैं अ, हर सर्वाइवर को कैंसर अचीवर कहती हूँ। इस पर लोगों ने काफ़ी कहा भी था कि कैंसर कहीं अचीव करने की चीज़ है। हमने कहा नहीं, हुँ, हुँ। बिल्कुल नहीं, कैंसर कहाँ बिल्कुल अचीव करने की चीज़ नहीं है। लेकिन जी, जी। हमारा टारगेट क्या है कि हमारे पास जो आता है हम उसमें से अचीव परीक्षा आती है, आप किसी कोर्स को करते हैं, उसमें से हुँ, हुँ। आप अचीव करते हैं, आप वो रिज़ल्ट निकालते हैं। वो कोर्स अपने आप में कुछ नहीं है। जब आप उसमें से निकाल लेते हैं तो वो अचीव करते हैं। उसी जी। तरीके से कैंसर से मैंने अपने आप को निकाला, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने आप को निकाला है, वे सब के सब अचीवर हैं। दूसरे जो मरीज़ हैं, हम क्यों उन्हें मरीज़ कहें? या जैसे आज है कि हम कहें क्यों उन्हें हम कोरोना पेशेंट कहें? वे कोरोना हुँ, हुँ। फाइटर हैं, वो उसी तरह से कैंसर फाइटर्स हैं। वो कैंसर इतनी जिजीविषा ज़िंदगी को देता है और आपको कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि ओह! अब मैं दुखी हो गया या दुखी हो गई, हार गई, मुझे अब ले जाओ, उठा लो, हे भगवान उठा लो, कोई नहीं कहता। वो अंत तक लड़ता है। और जो हमसे अनफॉर्च्यूनेटली अलग भी हो जाते हैं, उनकी जिजीविषा हमारे लिए एक लेसन है, एक सीख है और एक उत्तेजना और प्रेरणा का काम करती है। इसलिए मैं उन्हें कैंसर वॉरियर कहती हूँ। तो कैंसर हुँ, हुँ। अचीवर मेरे जैसे लोग कैंसर अचीवर हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है वो कैंसर फाइटर हैं और जो हमसे बिछुड़ गए हैं वो कैंसर वॉरियर हैं वो। वो बिल्कुल सेना के जवान की तरह, सेना का जवान अंतिम समय तक वो 10 को मार करके खुद अपनी साँस को छोड़ता है। उसी तरीके से कैंसर जो वॉरियर्स हैं, अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को एक सीख की तरह दे करके और फिर वो विदा लेते हैं। इसलिए वो वॉरियर। विभा जी कई बार होता है हम छोटी-छोटी बीमारियों से भी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अ, शायद ज़िंदगी का डर होता है या मौत का डर होता है, पता नहीं क्या होता है। डर तो लगता है कि पता नहीं हम एक्सट्रीम तक जाकर सोचते हैं। छोटी बीमारी होती है तो भी उसका अंत कहाँ जाके वो बीमारी ख़त्म होगी और वो कहाँ तक जाएगी। लेकिन जब कैंसर या इस तरह की किसी बड़ी बीमारी का नाम सुनते हैं, कैंसर तो अभी काफ़ी इसका कहना चाहिए कि बहुत लोग पीड़ित हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं और अभी तो कोरोना ने इन सब बीमारियों को पीछे छोड़ दिया है। मैं जी, तो बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि इन दूसरी बीमारियों को औकात कोरोना ने बता दिया है कि इसमें तो और जीवन दूभर है। कैंसर से तो फिर भी लड़ा जा सकता है, उसका एक इलाज है और कोरोना अभी प्रयोग के दौर से ही चल रहा है। लेकिन ईश्वर की बहुत कृपा है हमारे देश पर, हमारे यहाँ के लोगों पर कि अब धीरे-धीरे ये शांत पड़ता जा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम निश्चिंत हो जाएँ। तो किसी भी तरह से निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता है, लेकिन जब पहले दौर में जब पता चलता है कि कैंसर हो गया है, कितना भी दृढ़ मनुष्य हो, व्यक्ति हो, उसका मन डवाडोल होता है, हिलता है, कहीं न कहीं अंदर से वो हिलता है।
आपकी मनस्थिति उस दौरान क्या थी जब पहली बार आपको ये पता चला? देखिए, मेरे साथ तो स्थिति ऐसी थी कि मैं जी, बचपन से कुछ न कुछ वो होता रहता था और जितनी भी तरह की वो जाँच होती थी, जो पैथोलॉजिकल टेस्ट और ये सब होते थे, वो सब के सब बहुत बिल्कुल क्लियर आते थे। बाद में मेरे एक होम्योपैथी डॉक्टर ने कहा कि आप यू आर एन इंटेलेक्चुअल, तो इसलिए आपकी इंटेलेक्चुअल डिज़ीज़ है, आपको कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं हॉस्पिटल जाती रहती थी कि कुछ न कुछ हो रहा है, तो बस सिर्फ़ इसलिए सेल्फ अवेयरनेस जिसे कहते हैं कि मुझे जी, कुछ वैसा बीमार नहीं पड़ना चाहिए, तो मैं अपने टेस्ट कराती रहती थी। तो उसमें जब ये डिटेक्ट हुआ और जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, क्योंकि मैं उस समय थी भी नहीं, मैं भोपाल गई हुई थी अपने ऑफ़िस के काम से क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे से हमारा इंस्पेक्शन होने वाला था। तो मैं उसी की तैयारी में जुटी हुई थी। तो रात के 9 बजे मैंने फ़ोन किया था, पूछा कि भई डॉक्टर की क्या रिपोर्ट है? तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तो पॉज़िटिव है, तुम आ जाओ तो उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो हुँ, उनको तो हमने ठीक है ओके करके फ़ोन रख दिया। मैंने यही कहा कि अच्छा चलो कुछ तो निकला। तो पहला रिएक्शन तो यही था। लेकिन उसके बाद जो है हुँ, ज़ाहिर है कि जब कैंसर और उसके पहले 3 हमारे घर के पड़े हमारे परिवार से 3 लोग जा चुके थे और 2 लोग तो बिल्कुल हाल-फिलहाल में ही 2 साल के अंतराल में जा चुके थे, तो वो सारे के सारे घाव बिल्कुल ताज़ा थे। तो एक घबराहट तो हुई ही, लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि अच्छा अब सवाल ये है कि मुसीबत आ गई तो अब उस मुसीबत को देख कर के हम रोने लगें या उस मुसीबत से का सामना करने के उपाय सोचने लगे। 2 चीज़ें 2 स्थितियाँ हैं, तो मुझे लगा कि ये दूसरी स्थिति ही ज़्यादा बेहतर है कि हम इसके उपाय सोचें कि कैसे हाउ टू ओवरकम विद दिस डिज़ीज़ कि आ गई है तो अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं। यही हुँ, कर सकते हैं कि हम इससे पार पाने के उपाय करें। तो इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जो डॉक्टर का कहना है और उसके साथ-साथ डॉक्टर की तीमारदारी अपनी जगह है और उसके साथ-साथ मतलब मुझे अपने हौसले को कितना बुलंद रखना है, कितना पॉज़िटिव बनाए रखना है। तो यही मैंने किया था। और इस मतलब कि अपने को पॉज़िटिव बनाए रखने के लिए आपने कई साहित्य रचा, कविताएँ रचीं, नाटक रचे और कैंसर जागरूकता पर तो आपके 2-2 कविता संग्रह हैं, समरथ जो इंग्लिश में कैन से है और क्योंकि ज़िद है जो आई मस्ट इंग्लिश जी, में है वो और नाटक भी लिखा पॉपकॉर्न ब्रेस्ट्स। ये जी। शीर्षक थोड़ा-सा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है कि इस क्यों ऐसा शीर्षक क्यों दिया? कि उसके पीछे कुछ बिल्कुल। देखिए हिंदुस्तान क्या या मेरे ख़्याल से मैंने पूरे संसार में कैंसर अभी सबसे नंबर 1 डिज़ीज़ पे है। अभी इस कोरोना पैंडेमिक को छोड़ दें आप, तो भी जी, अ, नंबर 1 पे है और कई तरह के कैंसर हैं, अलग-अलग कैंसर के अलग-अलग रूप हैं। उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो मुझे लगा कि ये ब्रेस्ट कैंसर ऐसा है लगता है जैसे कि हम मकई का भूजा भूनते हैं और वो ऐसे उछल रहा है, वैसे ही उछल करके उसके ब्रेस्ट में घुस गया, उसके ब्रेस्ट में घुस गया, उसके पास चला गया, उसके पास चला गया और ये मैं आपको ये भी बता दूँ आपको पता ही होगा कि ये ब्रेस्ट कैंसर केवल महिलाओं में ही नहीं होता है। महिलाओं में तो कॉमनली है क्योंकि ब्रेस्ट जो है वो वेल डेवलप्ड, फुल्ली डेवलप्ड ब्रेस्ट जो है बायोलॉजिकली ये जी। नेचर ने स्त्री को दिया है। लेकिन हुँ, ब्रेस्ट की संरचना जो है वो पुरुषों में भी है। इसलिए अ, अपवाद कह लीजिए, एक्सेप्शनली कह लीजिए, ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में भी होता है। तो इसलिए कि अगर वहाँ भी उछल करके चला गया तो इसलिए मैंने मैंने उसकी संकल्पना की कि ये अच्छा। पॉपकॉर्न की तरह ये उछल रहे हैं ये कैंसर के दाने। इसलिए इसका हुँ। टाइटल मैंने पॉपकॉर्न प्रेस दिया था। हाँ, बहुत आकर्षित करने वाला टाइटल है ये और जी। उसी तरह से कविता संग्रह आपने समरथ और क्योंकि ज़िद है। कुछ चूँकि कैंसर पर ही ये आधारित आपकी कविताएँ हैं, वो उस पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई हैं, तो अगर एक आध कविता उसमें से सुना सकें तो बड़ा अच्छा हो। जी, बिल्कुल। कैन जो हमारा पहला कविता संग्रह है वो ये है और जी। इसे मैंने 2016 में मैंने इसे पब्लिश किया था क्योंकि 2013 टू 14 मेरी पूरी जर्नी थी, वो कैंसर की जर्नी थी और उस हुँ, समय हुँ। मैं जो लिख रही थी, उसमें से फिर ये सेलेक्ट करके इसे किया। ये कैन कैंसर का एब्रिविएशन नहीं है। ये कैन इंग्लिश वर्ड माने समर्थ है, समर्थ, समर्थ, हाँ, समर्थ। कैपेबल, समर्थ।
उसी से ये हम्म, समरथ है, समरथ को नहीं दोष गोसाई तुलसीदास जी भी कह गए हैं। तो बिल्कुल। ये कैन है, कैन का मतलब इफ आई कैन एनीबडी कैन, हम्म, इफ यू कैन आई कैन ऑल्सो डू, आई कैन जी ऑल्सो। तो वहां से जी, ये है, मैं एक छोटी सी कविता अ, हाँ मैं इसको ये पढ़ती हूँ। इसका शीर्षक है सीप में बंद। जी स्वागत। यह मैं ही हूँ, यह मैं ही हूँ अपनी मादक गंध और सुरभित हवा के संग। यह वाह, मैं ही हूँ अपनी मादक गंध और सुरभित हवा के संग, अपनी बातों के खटमिठ रस और तरंगित देह लय के संग। यह मैं ही हूँ फैली वाह, आसमान की चौड़ी बाहों की तरह। यह मैं ही हूँ कभी हरी तो कभी दर की धरती की भूरी माटी की तरह। यह मैं ही हूँ। समय ने छेड़ी है एक नई तान, समय ने छेड़ी है एक नई तान, देह में दिए हैं अनगिन बिरहा गान, मन की सीप में बंद हैं कई बूंद स्वाति के, सबको समेटने और सहेजने को आतुर व्याकुल उत्सुक। यह मैं ही हूं ना जी, वाह, ये मैं ही हूँ। थैंक यू। वाह, 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 बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये अ, कविता के अलावा जो आपने नाटक लिखे और इसके साथ-साथ आप बहुत सारे कार्यशालाओं के माध्यम से, जो ऑनलाइन कार्यशालाएँ ज़्यादा हैं, उससे भी आप जागरूक कर रही हैं। तो जी उसमें कैसे आपके जो जागरूकता कार्यक्रम है उसमें पेशेंट भी शामिल होते हैं या होती हैं? जी, ये मैं नहीं करती हूँ, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जी। ऑर्गेनाइजेशंस मुझे इनवाइट करते हैं और वो हुँ, उसमें पेशेंट्स भी होते हैं, जो हमारे कैंसर फाइटर्स हैं वो भी होते हैं और हुँ, जो कैंसर अचीवर्स भी हैं वो भी होते हैं। उनके फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, जो कैंसर फाइटर्स के भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, कैंसर अचीवर्स के भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, कैंसर वॉरियर्स के भी फैमिली मेंबर्स होते हैं। और बहुत जी। से फैमिली मेंबर्स हैं जो देखते हैं कि मेरे घर के लोग इस तरह चले गए, तो अब मैं उनके भीतर एक आग होती है कि मैं हुँ, कुछ हुँ, ऐसा करूं जिससे मैं, अगर मेरी तरफ से अगर 2 लोग भी बच गए, तो मैं समझूंगा या मैं समझूंगी कि हमने अपने घर के लोगों को बचा लिया। तो वो हुँ, सब हुँ, इसमें आते हैं और हम उन्हें अभी तो फिलहाल हम ऑनलाइन लेते हैं, तो अपनी हुँ, हुँ, कविताओं के माध्यम से और जो हमारे थिएट्रिकल नुएंसेस हैं, उनके माध्यम से हम उनके साथ डील करते हैं, उनके साथ हम वर्कशॉप लेते हैं और हीलिंग वर्कशॉप, बेसिकली कि हम हीलिंग जी। वर्कशॉप और पॉजिटिविटी, क्रिएशन ऑफ पॉजिटिविटी हम करते हैं हुँ, इसमें हुँ, मुख्य रूप से, ताकि हर कोई अपने आप को हिम्मत बनाए और करते वैसे बहुत मनोरंजक तरीके से। कहीं कुछ वो हुँ, ऐसा हेवी नहीं दे दिया कि अरे एक हाँ तो जी, ऐसे ही क्या इतना कैंसर का इतना हेवी लेकर के बहुत वो आते हैं और उसके ऊपर से और हम हाँ, उनको 10 किलो दे दें, नहीं। बहुत हम उस लाइटर अगर वो वेन 4 में किलो, हुँ, जी, वो जी। 4 किलो तो लेके आते हैं तो हम 400 ग्राम करके उनको भेजते हैं। वाह! बहुत अच्छी बात है। तो विभा जी हम और दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तो जी। अब दूसरे सेगमेंट पे हम लोग बात करेंगे। तो आपने ये अभी तो को रूम थिएटर की शुरुआत की, इसी लॉकडाउन में मेरे ख़्याल से इसकी शुरुआत हुई है और ये अभी तोको क्या है? थोड़ा-सा इसको स्पष्ट करिए। जी। अवितोको हमारा एक हमारी एक संस्था है, जो इसे हमने 2001 में इसे एस्टैब्लिश किया था। ऐसे ही बस मन में एक संकल्प ले लिया और संकल्प लेकर के इसे शुरू कर दिया। कोई उसमें बड़ी कोई शोशेबाज़ी और कोई उसके साथ नहीं, क्योंकि मैं काम करने में विश्वास करती हूँ, हुँ, हुँ। प्रचार में कम करती हूँ। और हुँ, इसका हुँ। उद्देश्य ये था, शुरू हमने वहाँ से किया था कि मैं लिखती हूँ, आप जानते हैं कि मैं लिखती हूँ। तो मुझे ये जी। लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी के आस-पास से अपने पात्रों को उठाती हूँ, उनके ऊपर मैं लिखती हूँ, लिख कर के मैं छप भी जाती हूँ, प्रशंसित भी हो जाती हूँ, पुरस्कृत भी हो जाती हूँ, लेकिन जिनको लेकर के मैं लिख रही हूँ, वो तो वही की वही हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ? इसका ये मतलब है कि मैं भी इन्हें कहीं न कहीं एक्सप्लॉइट कर रही हूँ, तो एक्सप्लॉइटर्स की संख्या श्रेणी में मैं भी आ रही हूँ। ये सोच कर हुँ, के हुँ। मैं बहुत बेचैन हुई और फिर मैंने वो 2001 में
अवितोको की स्थापना की। इसका पूरा नाम है अक्षर विश्व का तोष एवं कोश। लेकिन हमने कहा वाह! इतना लंबा नाम रहेगा तो लोगों को बोलने में दिक्कत होगी, तो हमने हाँ, उसको हाँ। एब्रिविएट कर दिया। हाँ, तो ये ये 2 थोड़ा-सा जी, थिएट्रिकल थोड़ा साउंड भी देता है ये। अभी तो को कुछ लगता है कुछ थिएट्रिकल टाइप से कुछ है। तो इसमें तो और कुछ डिफरेंट है। जी, डिफरेंट है इसमें। तो ये बहुत सक्सेसफुल मुझे लगता है कि ये आपका आपकी योजना रही, इसमें जी। लोग जुड़े। जी, इसमें हमने ये किया था कि इसे हमने एक संस्था की तरह से हमने केवल थिएटर डेडिकेटेड नहीं किया था। थिएटर इसके हाँ। मूल में था, लेकिन हमने इसे एक संस्था की तरह लिया। हमने इससे सोशल एक्टिविटीज़ की। फिर थिएटर को हम ऐसे सेगमेंट्स में लेकर के गए, जहाँ लोगों के लिए थिएटर सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। हम थिएटर हुँ, हुँ। को होम फॉर एजेड वृद्धाश्रमों में लेकर के गए, वहाँ हमने थिएटर उनसे करवाया, जो वृद्धाश्रम में जो रहती हैं उनसे करवाया। फिर हम हुँ, उनको हुँ। स्पेशली एबल चिल्ड्रन तक हम लेकर के गए, जो यहाँ महाराष्ट्र से गवर्नमेंट के उसमें है वो जहाँ उस तरह के बच्चे हुँ, रहते हैं। हुँ। वहाँ ले जा कर के हमने आर्ट और थिएटर हमने एक्सरसाइज़ किया और हमने बहुत डीपली 6-7 साल हमने जेलों में महाराष्ट्र की जेलों में जाकर के उनके इनमेट्स के साथ काम किया। हमने हुँ, हुँ। मुंबई के आर्थर रोड जेल, कल्याण जेल, ठाणे जेल, इन सभी जेल के साथ किया। फिर हमने पुणे के यरवदा जेल में हमने वो काम किया। तो आप तो कई सभी शहरों में भी आप इसको ले गई हैं? कुछ शहरों में भी ले गई हैं आप? नहीं, मैं शहरों में लेके गई हूँ, तो वही मैंने कहा कि मुंबई में मैं लेके गई और पुणे में मैं लेकर के गई। उसके बाहर लेकर के मेरे जाने का इरादा था, लेकिन जो अच्छा। जेल के अपने नॉर्म्स हैं, उनके जो टर्म्स कंडीशंस, रूल रेगुलेशंस हैं, वो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम नहीं कर पाते थे और नहीं कर पाए। लेकिन हमने एक बार 10 दिनों की पूरी कार्यशाला की थी और वैसे जो जेल इनमेट्स थे जो अंडर ट्रायल इनमेट्स नहीं थे, वो हुँ, उनके साथ हमने 10 दिनों का की वर्कशॉप करके और उनको लेकर के हमने 40 से 45 मिनट का हमने एक प्ले तैयार किया था और उन्होंने वहाँ पर उसको परफ़ॉर्म किया था। हमने वहाँ पर आर्ट वर्कशॉप्स किए थे और उनसे हुँ, ही आर्ट बनवाए और उसके एग्ज़िबिशन्स लगवाए थे। तो ये सब सारे काम हमने उनके लिए किए और तब हुँ, उसमें मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन होता था। उसके बाद हमने 2007 से फिर हमने सोलो थिएटर करना शुरू किया। 2007 से सोलो इसलिए करना शुरू किया क्योंकि मैंने देखा, एक तो मैं 20 साल के बाद थिएटर में आई थी, एक्टिव थिएटर में। मैं उसके बीच में नाटक लिखने लगी थी और नाटक अलग-अलग ग्रुप्स उसे प्रस्तुत भी कर रहे थे, परफ़ॉर्म भी कर रहे थे। मैंने 2007 से सोलो नाटक करना शुरू किया और फिर मैंने देखा कि सोलो के बारे में लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है। तो मुझे लगा कि इतना चैलेंजिंग काम है ये सोलो, तो इस पे क्यों नहीं काम किया जाए, तो मैंने सोलो करना शुरू किया। बहुत कठिनाई आई, अभी भी बहुत कठिनाई होती है, अभी भी लोगों को लगता है कि ये सोलो क्या प्ले है, सोलो क्या है और क्या एक-एक का एक्टर को हम 1 घंटे तक देखते रहेंगे। हमने कहा 1 घंटे तक आप एक एक्टर को देखेंगे, लेकिन कैरेक्टर्स तो अगर उसमें 17 है तो आप बहुत 17 सारे हैं। कैरेक्टर देख रहे हैं। बिल्कुल, तो उस बिल्कुल। तरीके से हमने उसको शुरू किया। 2014 में हमने आपने जिस अवितोको रूम थिएटर की बात की है, वो हमने जी। 2014 में शुरू किया और वो भी इस कैंसर से ही इसकी शुरुआत हुई है। इसीलिए मैं कैंसर को, मेरा फेसबुक पेज है सेलिब्रेटिंग कैंसर, कि कैंसर हुँ, ने हुँ। मुझे बहुत सारे मौके दिए सेलिब्रेट करने के। तो 2014 में जब डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल कन्फाइन कर दिया कि आपको कहीं नहीं निकलना है। आप हुँ, बस हॉस्पिटल और घर, यही मेरी मेरी डेस्टिनी उस समय की हो गई थी कि हॉस्पिटल से हुँ, घर और घर से हॉस्पिटल। तो वैसे में मैं इतनी घूमने वाली स्त्री कि एक समय एक पैर घर पे और एक पैर बाहर, तो मैं क्या करूं? फिर मैंने कहा कि नहीं, बैठे रहने से तो कुछ भी नहीं होगा, तो मैं रूम थिएटर मैंने करना शुरू किया और वो रूम थिएटर का ये होता था कि शनिवार को मैं केमो लेती थी और संडे, और केमो लेने के बाद रात भर नींद नहीं आती थी। दूसरे दिन 36 से 40 घंटे तक नींद नहीं आती थी, बिल्कुल यूँ टकटकी लगी रहती थी, लिटरली आँखें ऐसे खुली रहती थी, बंद भी नहीं होती थी। तो वो करके शनिवार को केमो करके और इतवार को हम अवितो रूम थिएटर के प्रोग्राम्स करते थे। अपने ही घर में हमने शुरुआत की और फिर हम पूरे हुँ। घर को ब्लैक मास्किंग वगैरह करके थिएट्रिकल एटमॉस्फेयर वाह! देते थे और वहाँ से हमने उस प्रोग्राम को करना शुरू किया। तो 2014 से, और अब तो अच्छा। वो उसके हैं कि उसके 5-6 उसके चैप्टर्स बन गए हैं,
दिल्ली, कोलकाता, बनारस, लखनऊ, कानपुर, मुंबई में तो मैं उसको देखती हूँ। और अब इस पैंडेमिक में ये अवितोको रूम थिएटर का हमारा फेसबुक पेज, यहाँ से भी हमने परफॉर्मेंस करने की शुरुआत करवाई है। उद्देश्य इसका ये है कि अलग-अलग लोगों को हम प्लेटफॉर्म दें। मैं उसमें जाकर के कुछ नहीं करती हूँ, मैं अपना कोई परफॉर्मेंस नहीं देती हूँ, मैं लोगों को इनवाइट करती हूँ और उनको परफॉर्मेंस के लिए उनको मैं ये प्लेटफॉर्म देती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो चलिए, आपने अवितोको के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी और हमारे बहुत सारे जो सुनने वाले हैं, उनके माध्यम से बहुत सारे लोग इससे जुड़ना चाहेंगे और जुड़ेंगे। आप तक जी, उनका बिल्कुल, अनुभव बिल्कुल उनका पहुँचेगा कभी न स्वागत है। कभी। बिल्कुल उनका तो स्वागत है, वो हमें बताएँ कि वो क्या करना चाहते हैं और ये केवल थिएटर से ही जुड़ा हुआ नहीं है। क्रिएटिविटी के हर सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, बल्कि हम तो चाहेंगे कि कोई फोटोग्राफर भी यहाँ आएँ, पेंटर्स भी यहाँ आएँ और वाह! डांसर्स भी यहाँ आएँ, सिंगर्स भी यहाँ आएँ, अलग-अलग फील्ड के सभी क्रिएटिव्स यहाँ आएँ। चलिए, तो हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विभा जी, ठीक जी, है? जी, जी। तो विभा जी, नाटक पर तो बहुत लंबी बातचीत तो हो सकती है और नाटकों पर बातचीत करें तो पूरा एपिसोड उस पे केंद्रित किया जा सकता है, लेकिन हम थोड़ा-सा बात करेंगे ज़रूर, क्योंकि आपके 6-7 नाटक हैं और अभी तो आपने अपनी पुस्तकों का सेट ही भिजवाया था मुझे, तो सारे नाटक तो नहीं, लेकिन कुछ नाटक पढ़ने का मौका मिला। उसमें प्रेग्नेंट फादर नाटक थोड़ा अलग किस्म का लगा कि पुरुष के गर्भवती होने के बहाने से स्त्री के जो प्रसव काल का द्वंद्व और उसकी जो मानसिकता होती है और उसके साथ-साथ पुरुष की मानसिकता पर भी चोट है। यानी ये जब कोई पुरुष अगर उसको माँ बनने का अगर अवसर मिले तो वो किन-किन चीज़ों से होके गुज़रता है। तो इस पर ये केंद्रित नाटक है। कैसे आपका विचार आया, ख़्याल आया इस बारे में? देखिए ऐसा है कि नाटक भी हमारे यहाँ पूरे दुनिया का सिस्टम, ये केवल भारतीय सिस्टम नहीं है, पूरे संसार का सिस्टम जो है वो पैट्रियार्किज्म से निकला हुआ है और वो इस तरीके से धीरे-धीरे वो हमारे दिमागों में उसकी कंडीशनिंग ऐसी की जाती है कि हमें लगता ही नहीं है कि ये कुछ अलग सी चीज़ है। मैं आपको बताऊँ कि मेडिकल साइंस में भी ये पैट्रियार्किज्म है। साइंस और रिसर्च के फील्ड में भी ये पैट्रियार्किज्म है। तो इस मेडिकल साइंस में बहुत सी चीजें हैं जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना, जनाना लोगों का बीमारी। तो जनाना हुँ। लोगों का बीमारी, अगर मुझे कुछ भी अगर गायनी प्रॉब्लम है, तो जनाना लोग का बीमारी। अरे भाई, मैं जनाना हूँ तो जनाना वाली ही बीमारी होगी ना मुझे, कोई दूसरी हुँ, बीमारी तो नहीं होगी। लेकिन उस पे काम बहुत कम होते हैं। जी। और खास और उसमें प्रेगनेंसी तो ऐसा लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया हुआ है कि हाँ, औरतों का तो काम ही है प्रेग्नेंट होना, तो प्रेग्नेंट होंगी, बच्चे पैदा करेंगे, क्या है? तो अब तो फिर भी कम से कम सरकार का भी हस्तक्षेप रहा शुरू में कि 2 से 3 बच्चे हों और फिर उसके बाद एक थोड़ी जागरूकता बढ़ी है। तो वो लोग भी जो पहले 8-9 बच्चे पैदा करते थे, वो अब 4-5 बच्चे पैदा करते हैं, तो वो तो एक थोड़ी-सी जागरूकता आई है। लेकिन प्रेगनेंसी एक फिजिकल स्टेटस तो है, लेकिन उसके साथ-साथ वो आपका एक मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेटस है जिस पे कोई ध्यान नहीं देता, हमारा पार्टनर भी ध्यान नहीं देता है। वो एक बार भी नहीं पूछता है कि तुम कैसा फ़ील कर रही हो? तुमको क्या हो रहा है? अगर पेट में दर्द हो रहा है, तो वो भी नहीं वो पूछने आता है कि अच्छा पेट पेट में दर्द हो रहा है तो तुम लेट जाओ या तुम्हें कुछ मैं चाय बना के दूँ या कुछ पानी लेकर के दूँ या कुछ करूँ क्या तुम्हारे लिए, तुम्हारे पैर दबा हुँ, दूँ या सर सहला दूँ? ये सब कुछ भी नहीं है, वो पूरी की पूरी प्रेगनेंसी उसकी अपनी जद्दोजहद है। फिजिकल तो जो है वो है और इन सब के कारण मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ और मैंने ये सब देखा है कि किसी को कोई मतलब नहीं है। बस देख लिया, अरे हाँ, वो तो प्रेग्नेंट है, इसमें तो ऐसा होता ही है, इसमें ऐसा ही होता है। ठीक है, बिल्कुल होता होगा। एक बच्चा आपके पेट में आया है, एक माँ के गर्भ में आया है, वो 9 महीने किस तरीके से वो बच्चे के अनुसार माँ अपने आप को संचालित करती है। वो बच्चा क्या-क्या कर रहा है, उसकी संवेदना को वो माँ बताना भी तो चाहेगी, शेयर भी तो करना चाहेगी, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। उल्टा उसे 10 तरह से जो जो सोसाइटिकल नॉर्म्स है कि उसको खाना तो अंतिम-अंतिम समय तक बनाना ही है,
घर की उसको देख-रेख करनी ही है, सब कुछ उसे करना ही है और उसके ऊपर से उसे सुनना भी पड़ता है। ये देखो इतना बड़ा पेट लेकर के चल रही है। अरे इतना बड़ा पेट लेके चल रही है तो उसमें उसकी कोई गलती है क्या? तो ये सारी चीज़ें हमने मेरे मेरे दिमाग में और मेरे इसमें ये था कि ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी सोसाइटी इस मामले में सेंसिटिव क्यों नहीं हो रही है? और मैं हमेशा आपको बताती हूँ किशोर जी कि हर पुरुष, हर व्यक्ति अपने एक तय समय तक वो स्त्री होता है। क्योंकि हर व्यक्ति जिसका भी जन्म होता है, वो चाहे व्यक्ति हो या जानवर हो या चिड़िया हो या कोई भी हो, वो अपनी माँ के गर्भ में रहता है। और जितने दिनों तक वो अपनी माँ के गर्भ में है, वो उस स्त्री का हिस्सा है। तो उतने दिनों तक तो वो स्त्री है। मुझे वो 9 महीने ही स्त्री भाव दे दीजिए, हमें स्त्रियों की सारी समस्याएँ खत्म हो जाएँ। मैं प्रेग्नेंट फादर के माध्यम से मैंने इसी चीज़ को उठाने की कोशिश की कि एक स्त्री के शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक जो टर्बुलेंसेस हैं, उतार-चढ़ाव हैं, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आप दोनों के साझे सहयोग से जो आपके जीवन में खुशहाली आती है, जिस बच्चे का आगमन होता है, उसको आप दोनों ही एन्जॉय करेंगे। उसके दुःख भी साझा करें और उसके सुख भी साझा करें। ये नहीं कि वाह! दुःख केवल औरत के हिस्से में और सुख आ गया तो मैं तो बाप बन गया जी, ये तो मेरा बच्चा है जी, ये नहीं। इसमें तो वैसे विज्ञान तो हाइपोथेसिस रहती है विज्ञान के अंदर और फिर वो प्रयोगों से गुज़र करके उसमें कई बार सफलता मिलती है, कई बार सफलता नहीं मिलती है। लेकिन साहित्य की जो हाइपोथेसिस होती है, जो कल्पनाएँ होती हैं साहित्य की, वो हमेशा यथार्थ के साथ जुड़ के चलती हैं। नहीं भी हो तो वो कल्पना भी यथार्थ की तरह मालूम होती है। तो आपने तो ये लिखा है वैसे ये विश्व में शायद पता नहीं मुझे जहाँ तक पता है कि एक ऐसा उदाहरण है, एक अमेरिकन जी है। थॉमस ट्रेसी बेट्टी इन्होंने इस तरह से गर्भ धारण किया और फिर बहुत लंबी कहानी है लेकिन जी। ये उदाहरण शायद अकेला है मेरे ख़्याल से बहुत हाँ, सारे लेकिन उदाहरण नहीं मिलते। उस उदाहरण में भी ये है कि उन्होंने अपना सेक्स चेंज करवाया था। चेंज मेरे करवाया था। नाटक में जो ये है मेरे नाटक में आप जिस हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, ये वो हाँ, हाँ, हाइपोथेसिस है, ये एक फार्स फॉर्म में हाँ। लिखा हुआ है। ये जी, मेरी जी, जी। कल्पना है कि पुरुष भी गर्भवती हो, पुरुष भी प्रेग्नेंट हो और वो भी हुँ, उस हुँ। 9 महीने के सारे टर्बुलेंस को महसूस करे और देखे जी, जी। और उसके नहीं साथ-साथ सोसाइटी भी देखे और हुँ, महसूस करे हुँ। और वो जो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वैसे सेगमेंट आप देखिए कि जो रेप और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आदमी हुँ, बहुत हुँ। वो वैसे लोग, वो वैसे क्रिमिनल्स कि जो वो बड़े निश्चिंत होते हैं कि भई मुझे तो कुछ करना नहीं है, उसका जो भी खामियाज़ा होगा वो औरत भुगतेगी, ठीक है? बिल्कुल, इन बिल्कुल। सारी चीज़ों को अगर वो पलट जाए, तो देखिए कि आप मैं कहती हूँ कि क्राइम का रेशियो कम हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। और मैं ऐसे ये नहीं भी कहती हूँ कि आप जी। गर्भवती ही होइए फिज़िकली क्योंकि अभी हुँ, साइंस इतना प्रोग्रेस उसने नहीं किया है कि एक मेल हुँ, हुँ। प्रेग्नेंट हो सकता है। वो हुँ, हुँ, अभी नहीं हुँ। हो सकता है कि कल को हो जाए। लेकिन हुँ, आज हुँ। लेकिन नहीं होगा क्योंकि साइंस भी मेल डोमिनेटेड है। पैट्रियार्किज़्म वहाँ भी है। तो वो कभी इस बात के लिए रिसर्च नहीं करेगा कि मेल प्रेग्नेंट हो। ये मैं आपको दावे से कह रही हूँ। ये तो वो ये बहुत नहीं करेगा। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही। इस पर भी शायद आगे कभी किसी नाटक में ये अभिव्यक्ति देखने को मिल जाए। लेकिन आपने हर नाटक में कुछ न कुछ अलग करने की कोशिश की। विषय नए चुने, विषय का ट्रीटमेंट नए ढंग से किया। उसमें जो कुछ अभिव्यक्ति आपने की उसको एक नए अंदाज़ से आपने दिखाने की कोशिश की। आओ तनिक प्रेम करें, प्रेम से अधिक उसमें दिखाया कि प्रेम से अधिक प्रेम की अभिव्यक्ति ज़रूरी है और इस पर आपको सर्वोत्तम महिला कलाकार और सर्वोत्तम नाटक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इसके अलावा आपने दूसरा आदमी, दूसरी औरत दूसरी ये औरत जी। विवाहेतर संबंधों पर आधारित ये नाटक जो उसमें बहुत सारे मानवीय प्रश्न भी उठाए गए हैं। ये नाटक भी पुरस्कृत है आचार्य विष्णुदास भावे सम्मान से। विष्णुदास जी। जी, और दूसरे नाटकों में भी मेरे ख़्याल से अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। ये नाटक तो एक मिथिलांचल की लोक कथा के माध्यम से आपने स्त्री पर हो रहे अत्याचार और पुरुष और समाज की भूमिका इन चीज़ों की चर्चा की है। मियाँ मुसलमान आपका एक नाटक है जिसमें धार्मिक पाखंड को
वो तोड़ने का काम करता है। पीर पराई एक दूसरे तरह का नाटक आपका है, जिसमें कि सोहर लोकगीत को आधार आपने बनाया है और उसमें जनता और सत्ता के अंतर संबंधों की पड़ताल की है। तो ये जो अलग-अलग तरह के नाटक आपने लिखे हैं, अब आगे किस विषय या किन विषयों पर आप कुछ कर रही हैं नाटक के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो? जी। मैंने ये नाटक अलग-अलग विषय पे लिखे हैं और मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहता है, क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर मुझे कुछ करना है तो कुछ नया करना है, तभी लिखने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ कुछ लिखने का फ़ायदा नहीं है। अगर बिल्कुल, सारे लोग बिल्कुल। वैसे ही लिखें, मैं भी उसी में एक जोड़ दूँगी तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अभी मैंने हुँ, एक नाटक लिखा है जो भारती मिश्र के ऊपर नाटक है। भारती मंडन उसका मैंने नाम दिया है। जी, भारती मिश्र मंडन मिश्र की पत्नी हैं। जो जी। 8वीं शताब्दी के बहुत प्रख्यात और प्रकांड पंडित हो गए हैं मिथिला के हुँ, और जी। अ, बहुत विस्तार में नहीं जाकर के बस एक लाइन में जाती हूँ कि हुँ, ये वो मंडन मिश्र हैं जिनसे आदि शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया था और वो पराजित तथाकथित रूप से पराजित हुए थे और भारती मिश्र आई थी कि अभी आपने मेरे आधे अंग को पराजित किया है, मैं अभी हूँ, मुझे पराजित कीजिए, तब मंडन मिश्र पूरी तरह से पराजित माने जाएँगे और उसको लेकर के फिर वो गए और शिक्षा उन्होंने ली और उसके बाद फिर वो आए और तथाकथित रूप से उनको पराजित माना गया और ये भी। तो वो उसको दिखाने की मैंने कोशिश की, नाटक को लिखने की कोशिश की, कि एक समय में 8वीं शताब्दी में हमारा मिथिला का समाज इतना उन्नत था कि वहाँ की एक स्त्री शास्त्रार्थ कर रही है। एक हुँ, सुदूर दक्षिण से आए हुए एक युवा से एक 30-31 साल के युवा से शास्त्रार्थ कर रही है और वह भी काम शास्त्र पर ये शास्त्रार्थ कर रही है, सेक्स पर बहस कर रही है और आज हम कहाँ पहुंच गए हैं कि सेक्स हमारे लिए वर्जनीय स्थिति हो गई है। महिलाओं की शिक्षा जो है, शिक्षा तो है, वो एकेडमिक डिग्री तो है, लेकिन उनकी मानसिक डिग्री जो है, उनका मानसिक विकास वो कहीं बिल्कुल रोक दिया गया है। उन्हें ने घूंघट, रीत-रिवाज, रूढ़, पाखंड उन सब को ही नीति शास्त्र और संस्कृति बता करके उनके आंचल में डाल दिया गया है। उन सब के से अलग हटते हुए ये दिखाने के लिए मैंने इस नाटक को लिखा है। ये नाटक है, दूसरा एक नाटक मैंने लिखा था कि मंटो और इस्मत पर। मंटो और हुँ, हुँ। इस्मत दोस्त दुश्मन इसके नाम से और उसमें मैंने आम तौर पर ये होता है कि लोग मंटो और इस्मत जब कुछ करते हैं तो उनकी कहानियाँ उठा लेते हैं और उनकी कहानियों का मंचन करते हैं या उनकी कहानियाँ और उनके कुछ उनके जो वर्ब्स हैं उनको लेकर के वो कुछ मिक्स करके मंचन करते हैं। हुँ, हुँ। मैं आपको बताऊँ कि मैं जो सब कर रहे हैं मैं उससे अलग करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने ये कहा कि ये तो सब कर रहे हैं तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? तो मैंने मंटो ने इस्मत पर और इस्मत ने मंटो पर क्या कहा है वाह! और उसके माध्यम से उस समय की पूरे देश की जो स्थिति थी, जो हालात थे हमारे यहाँ, उस हुँ, पर हुँ। हमने फ़ोकस डाला है और मैंने वो नाटक लिखा है और इसके आगे भी हमारे नाटक तो लिखे ही जाते रहेंगे, लिखने की योजना में हैं और लिख रही हूँ और जब वो चलिए लिख इन कर के आ जाएगा फिर बताऊँगी। ज़रूर इन नाटकों का इंतज़ार रहेगा और जी। चलिए विभा जी अब हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और जैसा आपने टाइटल से ही देखा तो कथा कहने में तो आप बहुत ही माहिर हैं और उस तरह से यूट्यूब पर भी आपका है बोले विवाह के माध्यम से आप बहुत सारी समस्याओं को उठाती हैं, बातचीत की शैली ही रखती हैं और एक आपका और स्तंभ है खिस्सा कहे खिसनी। ये क्या है खिस्सा कहे खिसनी? देखिए मैं लोक पर मैंने बहुत काम किया है, लोक कथाओं का संकलन किया है, गोनू झा के किस्सों का मैंने संकलन किया है और हुँ, लोक कथाओं के और किस्से कहने की परंपरा तो हमारी बहुत पुरानी है। हम लोग कहते जी। ही हैं दादी-नानी के किस्से और हुँ, दादी-नानी से किस्से सुनते थे। तो अब ये जो ओरल स्टेज में हम जो दादी-नानी के किस्से सुनते थे, अब धीरे-धीरे वो भी खत्म होते जा रहे हैं। अब दादी-नानी भी वो चूँकि अब की आज की दादी-नानी ने अपने समय में पता नहीं कितने किस्से सुने हैं और वो अभी अब कितना सुना रही हैं। तो मैंने हुँ, जो हमारी लोक कथाएँ हैं, उन लोक कथाओं को उनकी किस्सा-गोई आप कह सकते हैं,
के जी। कहने की मैंने शुरुआत की है और उनको हमारे यहाँ मिथिला में किस्से को खिस्सा कहते हैं, क को किस्सा। ख, तो खिस्सा हाँ, लोग कहे बोलियों में वो दूसरी बोलियों में भी किस्सा, भोजपुरी में भी, मगही में भी जी, किस्सा ही कहा जाता है। जी। जी, हाँ, और कहने वाली क्योंकि आप कभी नहीं हुँ, कहेंगे कि दादाजी ने कहानी सुनाई, नाना हुँ, जी ने हुँ, कहानी सुनाई। किसने कहानी सुनाई? किस्सा किसने सुनाया? नानी ने हुँ, सुनाया, दादी ने सुनाया, बुआ ने सुनाया, चाची ने सुनाया, मौसी ने सुनाया, तो वो उसको खिसनी कहते हैं। हुँ, तो हुँ, हमारे हुँ। यहाँ खिसनी है, मैं कहती हूँ खिसनी, वो खिसनी छे ओकरा बजा बजा आनी वो खिस्सा कहते हैं। तो उस हिसाब से उसको तो मैंने वही वो टाइटल लिया है, शुद्ध मिथिला से मैंने वो टाइटल हुँ, लिया है और जी। उसको मैंने ये करने की कोशिश की है। हाँ, उसमें आपने कहने की कोशिश की है कि कहने उन की किस्सों कोशिश की को है और जी। वो भी मैं आपको बता दूँ कि मैं इसमें मेरे यहाँ एक पढ़ाईन चाची हुआ करती थी, तो वो किस्सा कहने में माहिर थीं। उनके हुँ, हुँ, किस्से कहने का स्टाइल बड़ा अलग था, हर किस्सा अलग तरीके से वो कहती थी। तो मैंने हुँ, हुँ। जितना मुझे याद है बचपन में वो उन उन उस छाया को बचाते हुए और फिर वाह! उसमें अपनी जो थिएट्रिकल नुएंसेस हैं वो डालते हुए मैं उसको वो हुँ, कहती हुँ। हूँ। और बोले विभा में भी तो आप बहुत सारी बातें करती हैं। जी, बोले विवाह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि जहाँ हम लिटरेचर, साहित्य, समाज, संस्कृति और जो हमारे समाज में दिन-रात हो रहे हैं, उन सबको मैं लेकर के आती हूँ और किसी एक विषय पर लेकर के आती हूँ। इसमें मैंने थिएटर को भी जोड़ा है कि ख़ास करके मैं सोलो थिएटर करती हूँ, सोलो नाटक भी मैंने लिखे हैं, तो सोलो की प्रस्तुति और एज़ एन एक्टर आपको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं बात करती हूँ और मैं ये एक तरीके का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। हुँ, अब मुझे लोग बताते हैं कि मुझे जब कहीं कुछ परफ़ॉर्म करना होता है, तो विभा जी मैं बोले विभा के 2-3 प्रोग्राम देख लेती हूँ या देख हाँ, हाँ। लेता हूँ और फिर मैं जाकर के अपना जो मुझे प्रस्तुत करना होता है, वो मैं करके आ जाता हूँ या आ जाती हूँ। तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि अगर लोगों को ये अच्छा लगता है और उससे वो अपना परफ़ॉर्मेंस चाहे वो कविता पाठ हो, कि कहानी पाठ हो, कि नाटक हो, कि कुछ भी हो, बिल्कुल, वो बिल्कुल। करते हाँ, हैं तो हाँ, ये हाँ। बहुत अच्छी बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने यूट्यूब ऑडियंस से मैं उनके साथ साक्षात्कार करती हूँ, उनके साथ बात करती हूँ, लोगों के कमेंट्स भी उसमें आते हैं और मैंने उनमें हुँ, हुँ। उसमें एक ऑप्शन भी दे रखा है कि अगर उनके मन में लगता है कि किसी बात को मैं कह सकती हूँ और वो हमें बताएँ और मुझे लगता है कि मैं वो मेरी कैपेसिटी में है क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट तो मैं डील नहीं कर सकती। लेकिन जिन हुँ, हुँ। सब्जेक्ट्स को मैं डील कर सकती हूँ उन उससे रिलेटेड अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करती हूँ और कई लोगों ने कहा भी और मैंने उनका वो करके दिया भी। ज़रूरी नहीं कि जी। वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही करें, ऐसे भी हुँ, वो हुँ। फेसबुक पर और ऐसे मैसेंजर पर दे देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सामने नहीं आना चाहते हैं, तो ना आएँ, हुँ। लेकिन ये मेरा काम वो रहता है। तो चलिए हम अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और बिल्कुल आज की स्थितियों से जुड़ा हुआ है। तो तो विभा रानी फ़िल्म और टीवी में हाँ, सबसे पहले तो वेब सीरीज़ महारानी के लिए बधाई आपको। थैंक यू। बहुत बढ़िया आपने उसमें काम किया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी फ़िल्में आपने पहले की हैं, लाल कप्तान, अनवांटेड मानसून फुटबॉल, ये तो शायद मराठी में था मराठी में, जी। मानसून फुटबॉल ना? और जी, इसके अलावा बिल्कुल। और भी आपने पृष्ठभूमि में बहुत सारे काम किए हैं, पथेर पांचाली के मैथिली वर्ज़न, बाटक गीत में पार्श्व स्वर दिया, जी, फोर में वोकल आर्टिस्ट के तौर पे आप रहीं, मैथिली फ़िल्म मिथिला मखान के गीत लिखे और फ़िल्म्स डिवीज़न की फ़िल्म जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु की स्क्रिप्ट भी आपने लिखी। इतनी सारी फ़िल्में, इतना सारा वेब सीरीज़ तो क्या लगता है आपको और क्या-क्या करने का इरादा है? फ़िल्म की अगर बात करें तो? फ़िल्म में मुझे ख़ास तौर से मुझे एक्टिंग करने में मज़ा आता है और मैंने अपने आप को एक्टिंग के लिए ही रखा है। लेकिन ऐसा हुँ, भी नहीं है कि ये सारे के सारे क्रिएटिव लाइन हैं और चूँकि लोग जैसे आप इतने सारे सेगमेंट्स बना कर के मुझसे बात कर रहे हैं, जी, वैसे सारे लोग हैं कि जिन्हें अचानक से मैथिली की ज़रूरत पड़ती है या मैथिली कल्चर की कुछ ज़रूरत पड़ती है या मैथिली गीतों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ के फ़ोक की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मुझसे संपर्क करते हैं और जब मुझसे संपर्क करते हैं
तो हुँ। मैथिली और मिथिला को लेकर के मेरे मन में अपना जो है कि मैं उसे किस तरीके से आगे बढ़ा सकती हूँ, तो मुझे जो भी रास्ता मिलता है, जो भी माध्यम मिलता है, मैं उसे करने से हिचकती नहीं हूँ और चाहे मैं जितना भी बिज़ी क्यों ना रहूँ, मैं उसके लिए वक़्त निकाल ही लेती हूँ। तो इसलिए मैंने मिथिला में खान के गीत भी लिखे। अनवांटेड में भी मैंने एक गीत लिखा है एक्टिंग के अलावा अच्छा। और हुँ, हुँ। भोर में मैंने वोकल दिए क्योंकि उन्हें गीतों की और ठेठ तरीके से गाने वाले की ज़रूरत थी। तो वो मैंने उनको करके दिए हैं और अभी एक कुछ फ़िल्में लिख भी रही हूँ मैं लेकिन हुँ, हुँ। उन सब के साथ-साथ जो है मेरा अपना मेन वेंसेस है वो एक्टिंग है और मैं एक्टिंग के लाइन में ही ज़्यादा अपने आप को प्रेफ़र करूँगी। बाकी सारे काम भी मिलते रहेंगे तो ना किसी भी चीज़ के लिए नहीं, ना मेरी मेरे मेरे क्रिएटिव डिक्शनरी में ना नहीं है, बाकी चीज़ों के वाह! लिए ना है। बहुत अच्छी बात है विभा जी और हम चाहते हैं कि और फ़िल्मों में और बड़े दर्शक वर्ग से आप जुड़ें और लोग आपकी जिस तरह से भी आप उसमें आएँ, चाहे एक्टिंग करती हुई नज़र आ जाएँ, चाहे हो सकता है आगे डायरेक्शन करती हुई नज़र आ जाएँ, स्क्रिप्ट के लिए, गीतों के लिए, कहीं से भी आप नज़र आ जाएँ मुझे कम से कम ये रहेगा कि हाँ, विभा रानी देखो ये है, इस फ़िल्म में ये किया है इन्होंने, तो बड़ा अच्छा लगता है। हमारे बिहार से हैं और मिथिला से हैं तो और भी गर्व की अनुभूति होती है, मधुबनी से हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं विभा जी देखते हैं उसमें वर्चुअल वर्ल्ड पे तो बहुत बातें हो गई हैं बातों के क्रम में कई सारी बातें हो गई हैं। आप तो इतना सारा रहती हैं, बहुत सारे हिंदी ओपन क्लासेस भी आपने शुरू किए हैं, जो कॉर्पोरेट्स के लिए, एक्टर के लिए, किसी के लिए भी वो क्लासेस खुले हैं। हिंदी ठीक हो उनकी, मेरे ख्याल से लक्ष्य उद्देश्य आपका यही होगा। इसके अलावा यूट्यूब पर बीवी का मेल किचन हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए बीवी का मेल किचन जो पुरुषों के लिए है मुझे पता है कि ये एक जो पुरुष खाना बनाने के शौकीन हैं और मैं बता दूँ कि थोड़ा बहुत शौकीन मैं भी हूँ। वाह! वाह, वाह, वाह! इसमें तो हमें एक क्लाइंट और मिल गया। हाँ, अभी मैं इसके बारे में पता चला तो मैं ज़रूर भेजूँगा आपको इसका वीडियो बना करके। लेकिन थोड़ा-सा जी। बताएँ इसके बारे में बीवी का मेल किचन ये कॉन्सेप्ट अवधारणा कैसे आपके अंदर आई? जी। ये अवधारणा इस रूप में आई कि फिर से मैं वही कह रही हूँ कि सारी चीज़ें मुझे पैट्रियार्किज़्म देती है, मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे उसमें से चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने और ख़ास तौर से इस पैंडेमिक के समय में पिछले साल, मैंने ये देखा जी। कि जब पूरी तरीके से लॉकडाउन हो गया है, तो हमारे बहुत से मेल मेंबर्स जो हैं, वो किचन में आकर के वो ट्राई करने लगे। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि वे आकर के किचन में ट्राई कर रहे हैं और वो चाहे वो कुछ भी बना रहे हैं, चाहे वो 5 स्टार डिश बना रहे हैं या चाय बना रहे हैं या शरबत बना रहे हैं या सिंपल दाल-भात भुजिया बना रहे हैं या परवल का भरता बना रहे हैं, वो कुछ भी बना रहे हैं। लेकिन किचन के साथ उनका एक एसोसिएशन ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किचन केवल स्त्री का नहीं है और ये हमने अनफॉर्च्यूनेटली डाल दिया है। क्योंकि बहुत सारे मीम्स भी बने, बहुत सारे जोक्स भी बने कि लोग आकर के एकदम रो-धो करके अरे जब से भइल बा तो हम बर्तन धोवतानी, तो हम खाना बनावतानी, तो हमरा हई हो गइल, तो हमरा हौ हो गइल। अरे तो बर्तन धोते हैं तो खाना धोने की ज़िम्मेदारी हमारी है क्या? उस जिस बर्तन में आप खाएँगे उस बर्तन को आप धोएँगे ना। खाना बनाने की हमारी ज़िम्मेदारी, भूख तो आपको लगती है तो आपने खाना बनाया और आपको खाना बनाना पड़ रहा है। ये इतना डेरिवेटरी है कि जो स्त्री के श्रम को बिल्कुल नीचे कर देता है। वहीं पे हमने ये कहा कि अगर हमारे पुरुष बनाते हैं, हमारे मेल मेंबर्स सोसाइटी के बनाते हैं, तो क्यों ना हम उनके लिए एक यूट्यूब चैनल बना दें, जिसमें वो सारे के सारे लोगों के वीडियोज़ हम उसमें डालें और ये एक बड़ा ही रिसर्च ओरिएंटेड प्लेटफ़ॉर्म ये होगा और हो रहा है। क्योंकि कई लोगों ने उसको देख कर के अपने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, कि किसी को अगर कल को ये देखना हो कि इंडिया में कितने मेल मेंबर्स खाना बना रहे हैं, तो अलग-अलग वो उनको जाकर शेफ खाना बनाते हैं, तो शेफ अपने वीडियोज़ डालते हैं, मेल मेंबर्स नहीं डालते हैं। तो ये उनको मिलता है, तो ये लोगों के लिए भी एक अ
एक रिसर्च ओरिएंटेड मटेरियल तो है ही, और उनको ये भी मिलेगा कि अच्छा वाओ, इतने लोग खाना बना रहे हैं। उनको प्रेरणा भी मिलेगी कि अच्छा किशोर जी भी बना रहे हैं तो मैं भी बना सकता हूँ, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। किशोर जी, जी ने जी। आलू की भुजिया बनाई तो चलो मैं भिंडी की भुजिया बनाता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट से, और ये कि हमें इस बात की बहुत खुशी हुई कि हमारे इतने मेल मेंबर्स जो हैं वो किचन की तरफ उन्मुख हुए हैं और वो बना रहे हैं। तो मेरा आपसे भी वैसे और बल्कि यहाँ जितने भी लोग हैं, उन ज़रूर। सब से मेरा हाँ। अनुरोध है कि हुँ, हुँ। आप अपना वीडियो बनाइए और हमें भेजिए उस बीबी का मेल किचन में डालने के लिए। बीवी का मेल। तो ये विभा जी, देखा जाए तो दुनिया भर में जितने शेफ़ हैं वो सारे मेल ही हैं, ज़्यादातर मेल हैं। और इसलिए खाना बनाने में मेल कहीं पीछे नहीं रहते हैं। पुरुष, हाँ, ये है कि मैं ये मैं थोड़ा-सा जी, कहें। मैं सिर्फ़ ये डिफेंड मैं नहीं कर रहा हूँ उसमें मैं ये पुरुष जोड़ना को। चाहूँगी कि अगर वो शेफ़ हैं, नहीं, अगर वो जी, शेफ़ हैं तो दे आर इंटू देयर जॉब। हाँ, शेफ़ बिल्कुल, होना बिल्कुल। उनकी नौकरी है, उनका जॉब है, इसलिए वो नहीं, खाना मैं बना जो रहे हैं। दूसरी बात वो घर दूसरी बात आकर जो के कह खाना नहीं बनाते हैं। नहीं, दूसरी बात जो जी, कहने जा जी रहा था कहें। वो इसके साथ जुड़ी हुई बात थी, कि वो तो एक अलग बात है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो उनका जॉब है, नौकरी है, प्रोफ़ेशन है, इसलिए वो उससे जुड़े हुए हैं। और लेकिन बहुत सारे अब धारणा बदली है विभा जी। पहले आज से 40 साल पहले की कल्पना करिए और आज। आज पैंडेमिक के दौर में भी और इसके पहले भी बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं, जो घर में भी खाना बनाने का काम और करते हैं घर के काम-काज। बहुत सारी स्थितियाँ बदली हैं और ये आप भी जानती होंगी। मैं पुरुष को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं जो स्थितियाँ नहीं, हैं, नहीं, जो मैंने देखी हैं। मैं उन्हीं पुरुषों को दर्ज करना चाह रही हूँ। मैंने तो पहले ही कहा कि मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि हमारे मेल मेंबर्स जो हैं, हमारी फैमिली के, हमारी सोसाइटी के, वो खाना जी। बना रहे हैं, तो मैं हुँ, उनको हुँ। डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ। मैं उनको जी, जी। एक जगह ला कर के रखना चाहती हूँ, ताकि पूरा संसार आए और देखे कि वाओ! हमारे इंडियन मेल जो हैं, वो भी खाना बना रहे हैं और इतनी वैरायटी में खाना बना रहे हैं। और इसी खान-पान की संस्कृति पे आपका वो एक और सीरीज़ है ना, नमक नाम से है शायद? नमक नाम से तो मैं गाली गीत गाती हूँ। मेरा गाली है। इंस्टाग्राम चैनल है मिथिला मावल, मार्वेलस का मावल। तो ओह! अच्छा, अच्छा। जी, उसमें मैं वो उसको मैंने फ़ेसबुक से भी कनेक्ट किया हुआ है, तो फ़ेसबुक हुँ, पेज हुँ। के रूप में भी है और बेसिकली वो इंस्टाग्राम चैनल है। और उसमें मैं मिथिला के बनाए हुए मिथिला के डेलिकेसी मैं उसमें डालती हूँ। अच्छा, एक ब्लॉग भी आपका है, छम्मक छल्लो। ये जी। हास्य के रूप में इस शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ब्लॉग भी आप लिखती रही हैं, ये नाम है छम्मक छल्लो। इसे प्रथम लाडली मीडिया अवार्ड भी मिला आपको 2009 में। जी, तो ये इसके लिए भी बधाई आपको कि पहला थैंक आपको यू। इस तरह का अवार्ड मिला, ब्लॉग राइटिंग के लिए मिला। अभी ये हाँ। ब्लॉग चल रहा है आपका? जी, जी, ब्लॉग चल रहा है और ये लाडली मीडिया अवार्ड ने मेरे ही ब्लॉग से ब्लॉग पर अवार्ड देने की शुरुआत की। हाँ, हाँ, हाँ। तो पहला ब्लॉग अवार्ड जो था वो मुझे उन्होंने दिया था। उसके बाद से तो फिर वो शुरुआत हो गई, तो फिर जो भी अच्छे ब्लॉगर्स हैं उनको तो वो फिर वो देते ही हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। और छम्मक छल्लो भी ये नाम जो है वही मैंने जो है कि जिसको कहते हैं कि मैं रिएक्शन पे मैंने लिखा कि छम्मक छल्लो हुँ, नाम बहुत ही डेरोगेटरी है। कोई भी लड़की या कोई भी महिला अपने नाम के साथ छम्मक छल्लो लगाना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि हुँ। छम्मक छल्लो आप बोलेंगे इसका मतलब कि वो चालू माल है। सिंपल सा उसके उसके लिए एडजेक्टिव जुड़ जाएगा छम्मक छल्लो में, और उसी के लिए कहा ही जाता है बड़ी छम्मक छल्लो बनी पड़ी। तो टोटल नेगेटिव शब्द है। मैंने इस नेगेटिव शब्द को पॉजिटिव बनाने की कोशिश की कि हाँ, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। और अगर मैं छम्मक छल्लो हूँ, तो ये टाइटल देने का काम किसने किया है? अच्छा, ये आप बड़ी ही तीखी टिप्पणियाँ करती हैं जब कभी फ़ेसबुक पे देखता हूँ कई टिप्पणियाँ आपकी। आज मैंने एक पोस्ट आपकी देखी है कि आपने लिखा है कि खुद तो पर्दे में रहते हैं, यानी अपना प्रोफ़ाइल लॉक करके रखते हैं और आपसे हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। तो बड़ी तीखी और तल्ख़ टिप्पणी है आपकी। तो ये बड़ा ये रहता है आपका कि जो बातें हैं वो बिल्कुल खरी-खरी हों और सामने कही जाएँ और कुछ जो हैं आप, वही हैं आप।
हाँ, मैं देखिए वो ऐसा है ना कि वो मैं जिसको कहते हैं कि मुँह में राम बगल में छुरी वाला जैसा कुछ करना नहीं आता है। जो हूँ जैसे हूँ, खुली किताब हूँ, पारदर्शी बिल्कुल पानी की तरह हूँ। आप मुझे जैसा समझें और जो भी है, और अभी मैं शुगर कोट करके मैं क्यों चलूँ? जिसको कहते हैं कि अंतिम समय में क्या खाक मुसलमान होंगे, जब पूरी ज़िंदगी ऐसे निकल गई, तो अब मैं क्यों हुँ, किसी के लिए वैसे करूँ? लेकिन देखिए, मेरा जो कहना होता है, अगर मैं कहूँ, जैसे आज ही जो बातें चल रही हैं और जो हमारे पड़ोसी मुल्कों में जिस तरह की स्थितियाँ हो रही हैं, मैं पॉलिटिक्स पे नहीं जाना चाहती हूँ और मैं जाऊँगी हुँ। भी नहीं। लेकिन जिस तरीके से लोग धड़ाक से वो कर देते हैं। मैं कुछ भी अगर जी, लिखूँगी जी। या कुछ भी कहीं कहूँगी, तो सीधा काबुल पहुँच जाएँगे, अफ़गानिस्तान हुँ, पहुँच जाएँगे। तो कल या आज ही मैंने जो है कि महाराष्ट्र में ही कहीं शायद वो हुआ है कि दलितों के साथ उन्होंने उनको सबको पेड़ से बाँध दिया है। तो हुँ। ये स्थिति तो हमारे देश की है। हम दूसरों की तरफ क्यों जाते हैं? ये हमने बना लिया है आदत कि अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए दूसरे को सामने ला कर के रख दो। तो इससे मेरा कालापन नहीं छुपेगा। अगर मैं काली हूँ, तो किसी मुझसे भी काले व्यक्ति को मैं सामने ला दूँगी, तो इससे ये तो हो जाएगा कि हाँ, मैं थोड़ी कम काली हूँ, उसके बजाय मैं थोड़ी कम काली दिखती हूँ, उसके बजाय मैं थोड़ी कम दुबली दिखती हूँ। लेकिन मेरा कालापन नहीं छुपेगा, मेरी बदसूरती नहीं छुपेगी। तो हम अपनी खूब बदसूरती को करेक्ट करें, इसलिए मैं तीखा होती हूँ। ये बहुत आप जो बात कह रही हैं, वो अगले सेगमेंट में इसका ज़िक्र आएगा, इस पर हम बात करेंगे। अगले सेगमेंट तो आपकी जो ये तीखी और तल्ख़ टिप्पणियाँ होती हैं, उनके संदर्भ में बहुत सारी बातें जो नारी सशक्तिकरण से जुड़ के आती हैं और आप तो हमेशा बड़ी बिंदी क्लब आपने बनाया और ये पूरा महिलाओं का ग्रुप है, इसमें पुरुषों का प्रवेश वर्जित आपने कर रखा पुरुष है। पुरुष मेंबर नहीं बन सकते हैं, बाकी मेंबर नहीं पुरुष बन देख सकते, सकते उसमें देख हैं। तो जी, सकते ही हैं। मेरे कहने का जी, वही मतलब है और जी, उसमें शायद 3000 से भी ज़्यादा महिला सदस्य हैं आपकी। तो बड़ी जी, बिंदी क्लब जो अभी खूबसूरती और क्रूरता और इसकी जो व्याख्या आप कर रही थी अभी, कि जो जैसा है उसे वैसा ही दिखना चाहिए, वैसा ही रहना चाहिए। उसको छुपाना क्या? उसको ढकने की ज़रूरत जी, क्या है? तो बड़ी बिंदी एक प्रतीक है मेरे ख़्याल से इसको और आप ज़्यादा स्पष्ट कर सकती हैं। जी। देखिए, मैंने बड़ी बिंदी क्लब जब शुरू किया फ़ेसबुक पर, तो मेरा उद्देश्य यही था कि हम महिलाएँ, आप देखेंगे कि महिला पत्रिकाएँ जो होती हैं, जो वुमेन मैगज़ीन होती हैं, उसमें थॉटफुल आलेख और वो आर्टिकल्स बहुत कम होते हैं। वही मेकअप कैसे करें, तो पिंपल्स कैसे दूर करें, तो खाना कैसे बनाएँ, तो निटिंग कैसे करें, वो सब ठीक है, वो सारी चीज़ें अपनी, मैं ये बिल्कुल नहीं, मैं प्रेज़ेंटेबिलिटी पे बहुत ध्यान देती हूँ। मैं बिल्कुल ऐसी किसी भी तरीके से उठ कर के आकर के किसी के सामने खड़े होने के मैं सख्त खिलाफ हूँ, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो हुँ, एक हुँ। प्रेज़ेंटेबिलिटी तो आपकी होनी ही चाहिए, लेकिन वही आपका उद्देश्य नहीं होता है। वो प्रेज़ेंटेबिलिटी आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर कंटेंट नहीं है, तो कुछ समय बाद वो वही आपके आपके नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाते हैं। बड़ी बिंदी का क्लब बनाने के पीछे मेरा मकसद ये था कि जिस तरह से बड़ी बिंदी है, ये बड़ी बिंदी नहीं है, ये हमारे मन का आकाश है। हमारी वाह! हमारे हौसले का आकाश है, हमारी इच्छाओं का, हमारी कामनाओं का आकाश है, और आइए हम उन इच्छाओं को एक्सप्लोर करें, उन कामनाओं को एक्सप्लोर करें और आगे बढ़ें। इसलिए मैंने ये बनाया, और इसलिए पिछले 60 65 हफ्ते से हर हफ्ते हम किसी एक न एक पर्सनैलिटी को बुलाते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं। पिछले हफ्ते हमने पाकिस्तान की कराची की औरत फाउंडेशन की डायरेक्टर मिसेस महनाज रहमान हैं, उनको मैंने आमंत्रित किया था, जो बहुत ही प्रखर राइटर हैं, जर्नलिस्ट रही हैं, और उन्होंने बहुत सारा काम किया। उनके हस्बैंड भी इनकलाबी पोएट थे और जर्नलिस्ट थे। तो उनको बुलाया है। अगले हफ्ते हम और भी अलग-अलग देशों से भी हम लोगों को बुला रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि स्त्रियाँ अपने परिधि का, जिस तरह से बड़ी बिंदी है, उस तरीके से अपनी परिधि का विस्तार करें, क्योंकि दुनिया गोल है, तो उस गोल दुनिया में घूमें और अपने आप को पहचानें और उसको लेके आएँ। खाना और ये सब तो, पेट है तो भूख लगेगी, खाना बन ही जाएगा, बदन है तो कपड़े पहनने आप पहन ही लेंगे। लेकिन यहाँ के लिए जो है ना, मेंटल फूड, वो बहुत वाह! ज़रूरी है, उसको निकालना और उसको सामने लाना, ये हमारी आज की ज़रूरत है, तभी औरतों की स्थिति बदलेगी।
हमें भीख में कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी चीजें चाहिए बस। बड़ी बिंदी का यही उद्देश्य है। वाह, आपने बड़ी बिंदी लगाई हुई भी है। जी, मैं लगाती हूँ। और मेरे ख्याल से जो महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं सभी लगाती हैं और बड़ा हाँ, सभी लगाती हैं, सभी जी, तो नहीं, लेकिन जिनका कोई इसमें ज्यादातर। बंधन नहीं है कि आप बड़ी बिंदी लगा करके ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम्म। तो एक सिंबल लेकिन है। हाँ, लेकिन मैंने देखा है कई आपके सदस्यों की पोस्ट मैंने देखी है, उसमें बड़ी बिंदी भी दिखी है और जो कुछ भी उनके विचार हैं, वक्तव्य हैं, वो सब दिखाई देते हैं, तो बड़ा अच्छा हाँ, लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है देख करके। चलिए हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और इससे जुड़ा ही हुआ है, जो बातें हम लोग अभी कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ सेगमेंट है। तो विभा रानी अपने को पोष इनेबलर कहती हैं। ये POSH, तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, मेरे ख्याल से शायद यही है। तो कुछ जी, इसको स्पष्ट करिए, कैसे इनेबलर कैसे हैं आप, क्या करती हैं इसके लिए? जी। ये पॉश पॉलिसी ऑन सेक्सुअल हरासमेंट है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में इसे बनाया था। और जी। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे वर्क प्लेस हैं, उन वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं, उनको डील किया जाए। अब ये हम्म। है कि ये सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, इसके लिए गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी अपनी उन्होंने एक लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाए हैं कि अगर कोई आपको गलत नजरों से स्टेयर भी करता है तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट के जी। कैटेगरी में आता है। और अनवांटेड टच, अनप्लेजेंटली टच और कुछ कमेंट करना या उसको टीज करना या उसके साथ अभद्र व्यवहार करना, ये सब तो आते ही आते हैं। तो इन सब से है कि लेकिन ये कन्फाइंड है वर्क प्लेस तक के लिए। लेकिन इस वर्क प्लेस का एक्सटेंशन जो है वो आपके घर तक है। इस तरह से कि जैसे आपकी हाउस हेल्प आपके यहाँ आती हैं काम करने के लिए, तो जितनी देर वो काम करती हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा, वो पीरियड उसका वर्क प्लेस है, क्योंकि वो काम करती हैं और आप उसके बदले उसको पगार देते हैं। तो ये जी। उसका वर्क प्लेस है। तो अगर वहां भी वो हैरेसमेंट होता है उसका, तो उसके लिए ये कमेटी काम करती है। ये पॉश वो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी होती है। और जो हम्म। ऑफिसेज में जहां बड़े 10 और उससे ज्यादा लोग हैं, वहां वो इंटरनल कमेटी बनाई जाती है। और ये कमेटी सब जगह है, इवन एक छोटे से छोटे दुकान में और छोटे से छोटे दफ्तर जी, में जी, भी बिल्कुल, ये कमेटी बिल्कुल। बनती है। तो ये आप विभा जी, क्या मतलब आप ऐसे लोगों की मदद करती हैं, ऐसी स्त्रियों की, पीड़िताओं की, आगे बढ़ कर के आप आती हैं, उनके लिए कुछ करती हैं या कैसे उनकी मदद होती है आपके ज़रिए? हाँ, अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जो इनेबलर का मतलब ये हुआ कि मैंने इसके सर्टिफाइड कोर्सेज किए हैं। कोर्स करने के बाद आप इनेबलर कहलाते हैं कि अब आप जी। पॉश की ट्रेनिंग लेने देने या हुँ, पॉश के जो ऑफिसेज में पॉश की कमेटी बनती है, तो उसके जी। लिए एक एक्सटर्नल मेंबर भी रखे जाते हैं। तो एज एक्सटर्नल मेंबर मैं वहां जाकर के उनको मैं मदद कर सकती हूँ, काम कर सकती हूँ। इसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम है कि आपके वर्क प्लेस पे हर व्यक्ति, वो चाहे आपका एम्प्लॉय हो या नहीं हो, जैसे मान लीजिए कि ऑफिसेज है, बड़े ऑफिसेज हुँ, हैं, हुँ, हुँ। बैंक्स हैं, हुँ, अंडरटेकिंग्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, तो वहां हुँ, उनके अपने एम्प्लॉयज तो है ही, उसके अलावा उनके और नॉन एम्प्लॉयज भी हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुँ, लेबर हैं या कैंटीन है या कुछ जो बिल्कुल। उनके व्हीकल्स हैं, कार हैं तो उनके ड्राइवर्स हैं। तो ये उनके आज के हिसाब से उनके स्टाफ नहीं होते हैं, उनके पेरोल पे स्टाफ नहीं होते, ये कॉन्ट्रैक्चुअल हुँ, लोग होते हैं। लेकिन हुँ, ये हुँ। सब के सब इस स्कीम में आते सब हैं, उसमें आते क्योंकि हैं। हुँ, सब में आते हैं। तो उनको ट्रेनिंग देने का, उनको अवेयर करने का काम मैं करती हूँ। तो जो वाह! इंस्टीट्यूशन, जो ऑर्गेनाइजेशन हमें बुलाते हैं, हम उन्हें जा करके और हम उन्हें अवेयर करते हैं। और अगेन ये बहुत ही हेवी सब्जेक्ट है, बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। लोग ये हुँ, मान हुँ, के चलते हैं कि ये पॉश है तो औरतों को अटेंड करना चाहिए। हम कहते हैं कि भैया औरतों से ज्यादा ये पुरुषों को अटेंड करना चाहिए, हुँ, क्योंकि हुँ। औरतें तो हैरेस होती हैं। हैरेस करने वाला कौन है? उसे और जागरूक होना उसकी है। उनसे जागरूक होना है और न हुँ, केवल उसे खुद जागरूक होना है,
खुद जागरूक होकर के उसे अपने घर के लोगों को भी जागरूक करना है, क्योंकि कल को आपके घर की बहन बेटी है, कल को वो इसकी शिकार हो सकती है। और इसमें फॉल्स इल्जाम भी लगते हैं। आपके घर के किसी मेंबर पे अगर किसी ने फॉल्स इल्जाम लगा दिया कि नहीं उसने मुझे एक्सप्लॉइट किया है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि भाई कैसे इसको डील करें। तो ये कहीं से नेगेटिव नहीं है पुरुषों के लिए, लेकिन ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप खुद भी अवेयर रहें और अनजाने में भी ऐसी कोई हरकत ना करें। क्योंकि कई बार होता है कि फिर से मैं वही कहूँगी कि हमारी पैट्रियार्कल सिस्टम ने हमें ऐसा बना दिया कि हमें लगता है अगर हमने गाना गा दिया काली-काली साड़ी में गोरी-गोरी लिपटी हुई, तो हम तो कहेंगे हमने तो गाना गाया। लेकिन वो आपने गाना गाया, मेरे लिए गाया और मैंने कहा कि नहीं, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी। आपने क्यों गाया? तो फँस जाएँगे आप, अननोइंगली फँस जाएँगे। इसलिए भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जानना बहुत ज़रूरी है, जी। तो चलिए ये बहुत लंबी बातचीत और संवाद का विषय है कि एक सत्र में ये नहीं होने वाला है। ये तो अनेक सत्र चलते रहेंगे, लेकिन हम अगले सेगमेंट की तरफ अब चलते हैं जो तो ये बहुत अच्छे सेगमेंट में हम आ गए हैं और आमतौर से मेरे ख्याल से हर कम्युनिटी में, हर रिलीजन में कहीं ना कहीं एक इस तरह की परंपरा है शादी ब्याह में ख़ास तौर से कि इस तरह के गीतों की परंपरा है कि वो गाली की तरह ही गाली गीत उसे कहते हैं। हालांकि चलती भाषा में उसको गाली भी कहते हैं कि एक गाली हो जाए, महिलाओं के बीच ये शब्द ज़्यादा लोकप्रिय है। तो गाली गीत तो आपने काफ़ी इसके वीडियोस बनाए हैं, मैंने देखा है, और इसका संरक्षण भी आप कर रही हैं, शायद बहुत सारा काम कर रही हैं। तो सबसे पहले तो आपके स्वर में सुनना चाहेंगे, एक गाली गीत सुना दीजिए, हमारे श्रोताओं को गाली सुना दीजिए। गाली आज हमारे जितने मित्र, विभा जी, जितने मित्र, साथी, अग्रज जो भी जुड़े हुए हैं, वो आज आपसे गाली सुनेंगे। मैं भी सुनूंगा। तो उसके लिए पहले तो आप मुझे 1-2 नाम दे दीजिए, स्त्रियों के भी नाम दे दीजिए, पुरुषों के भी नाम दे दीजिए। क्योंकि गाली सुनने का मजा तभी है जब वो आपके नाम से गाली गीत गाया जाए। आप मेरे ही नाम से गा दीजिए ना। और साथ में एक स्त्री का भी नाम बता दीजिए। चलिए अब स्त्री का तो नहीं बता सकता भाई। मैं इसमें देख रही हूँ रेहाना का नाम है और प्रतिभा जी थी उसमें, प्रतिभा जैन जी, तो मैं उनके नाम ले लेती हूँ। प्रतिभा जी का नाम जोड़ सकते हैं, मित्र हैं हमारी और वो बुरा नहीं मानती हैं। आराम से आप सुनाइए। गाली गीत वैसे भी बुरा मानने की चीज नहीं होती है। गाली गीत एक मकसद है, टीजिंग सॉन्ग है। मैं गाने के पहले मैं थोड़ा सा उस पर बता दूं कि गाली गीत इज नॉट गाली, इट इज नॉट इंसल्ट, इट इज नॉट अब्यूज। इसका ये गाली गीत है, ये टीजिंग सॉन्ग्स है, छेड़छाड़ के, हंसी मजाक के, और ये दो रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए, दो रिश्तों में और रिश्ते को प्रगाढ़ करने के लिए ये गीत गाए जाते हैं। तो इसमें कहीं पे भी है, लोग गाली ना सुनने पर नाराज होते हैं और रिश्ते तोड़ देते हैं। ये बड़ा शुभ माना जाता है हमारे यहाँ लोक संस्कारों में। अगर पहले तो, अब तो ये थोड़े थोड़े खत्म हो रहे हैं, लेकिन पहले तो अगर बारात जाए और वहां गाली ना हो तो सच, आप ठीक कह रही हैं कि बुरा मान जाते हैं कि अरे गाली तो किसी ने गाई नहीं, गाली किसी ने गाई नहीं। और उसमें अगर आपके नाम से गाली नहीं हुई, इसका ये मतलब है कि मेरा तो इस घर में कोई वैल्यू नहीं है, मेरी इम्पोर्टेंस नहीं है। लोग मंडप छोड़ के चले जाते थे और घर गए, वहां से अपनी पत्नी बच्चों को पकड़ा और वापस लौट जाते थे, फिर रिश्ता नहीं रखते थे। तो बताइए कि गाली गीत अगर अब्यूज रहेगा तो कोई इस तरह से ना सुनने के लिए नाराज होगा। चलिए अब आप अपने सर में सुनाइए जी। मैं इसका स्वागत गीत ही सुना देती हूँ कि देखिए, आमतौर पर हम जब किसी का स्वागत करते हैं तो हम इस तरह से गाते हैं, स्वागत है सबका, स्वागत है, स्वागत है सबका, स्वागत है, सुधी जन गुणी जन का स्वागत
सुधे जन गुनी जन का स्वागत है, स्वागत है सखी स्वागत है। ये तो बहुत नॉर्मल जो हम जनरल सभी का हम स्वागत करते हैं। अब अगर हमें गाली गीत के माध्यम से स्वागत करना है तो हम कैसे गाते हैं, हम कैसे सुनते? सुनाओ मेरी सखियां स्वागत में गाली सुनाओ, सुनाओ मेरी सखियां स्वागत में गाली सुनाओ, बजाओ मेरी सखियां ढोलक मजीरा बजाओ, बजाओ मेरी सखियां ढोलक मजीरा बजाओ। ये मेरे किशोर को कुर्ता नहीं है, ये मेरे किशोर को कुर्ता नहीं है, प्रतिमा का ब्लाउज पहनाओ, पहनाओ मेरी सखियां प्रतिभा का ब्लाउज पहनाओ, पहनाओ मेरी सखियां स्वागत में गाली सुनाओ। तो ये इस तरह से होते हैं और ये तो पूरे हर रस्म में ससुर को, भैंसों को, जेठ को, ननद को, नंदोई को, बारात को, सभी को गाली दिए जाने की परंपरा है और लोग सुन करके खुश होते हैं, मुस्काते हैं। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मैंने भी सुना तो मुझे मतलब पुराने वो दिन याद आ गए और मैं भी अंदर से बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि बरसों बाद किसी ने मेरा नाम गाली और गाली सुनकर गुस्सा नहीं आया, खुशी हुई। और गाली सुनकर के अंदर से आह्लादित हुआ कि अब पता नहीं प्रतिभा जी कितनी आह्लादित हुई ये तो उनसे पता चलेगा। लेकिन वाकई बड़ा अच्छा लगा आपके मुंह से सुनना इसको। इसमें तो खैर आपने तो थोड़ा खड़ी बोली का प्रयोग किया, इसमें परंपरागत मैथिली में परंपरागत गीत भी हम गाते हैं। जैसे थोड़ा सा सुनाइए ना। जी, मैं एक कि जैसे हमारे यहाँ जब ये होता है कि शादी के, अब तो वो सब सारी चीजें खत्म हो गई हैं, शादी के दूसरे दिन जो लंच होता है उसे हमें मर्यादा भोजन कहते हैं। तो वो मर्यादा भोजन में जो है वो उसमें अब चूंकि खाना पीना खिलाया जाता है तो खाने पीने से संबंधित ही रेसिपी और व्यंजनों का नाम लेकर के गाली दी जाती है। तो जैसे चटनी पूरी, चटनी पूरी, चटनी है अमचूर की, चटनी पूरी, चटनी पूरी, चटनी है अमचूर की, खाने वाला किशोर मेरा सूरत है लंगूर की, खाने वाला किशोर मेरा सूरत है लंगूर की। हर दाएं हाथ से भात खाए, बाएं हाथ से दाल रे, दाएं हाथ से भात खाए, दाएं हाथ से दाल रे, जीभ चटा के हर जीभ लगा के चटनी चाटे कुकुर जैसी चाल रे, जीभ लगा के चटनी चाटे कुकुर जैसी चाल रे, चटनी पूरी, चटनी पूरी, चटनी है अमचूर की, चटनी पूरी, चटनी पूरी, चटनी है अमचूर की। और इसमें एक जो सब लास्ट में होता है जब हाथ वाथ धोने की बात होती है उसमें देखिएगा कि शब्दों की खूबसूरती, जिसे हम लोग मैथिली में गाते हैं कि हाथ धोना है तो वो, अब हाथ धोने के लिए मैं पहले मतलब समझा दूं ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि वो तो महिलाएं गाती करे पानी पानी मत करो, पानी तुम्हें मिल जाएगा, और जो पानी भरने वाला है ना वो तुम्हारा बहनोई है, वो तुम्हें पानी ला करके देगा। तो इसमें पहले महिलाएं कहती हैं कि पानी देबो आन गे, मतलब मैं पानी ला करके दूंगी, और बाद में वो कहती कि पानी भरने वाला तो तुम्हारा बहनोई है, पानी देता आन गे, तो देबो से देता होता है कि लाके देगा। तो मैं इसको मैं सुनाती हूँ।
पानी पानी मत कर समझे, वाह पानी पानी मत कर समझे, पानी दे भगवान रे, पानी पानी मत कर समझे, पानी दे भगवान गे, पन भरिया भैया, पन वाह भरिया भैया तोर बहनोइया, पानी दे तौआन गे, पन भरिया भैया तोर बहनोइया, पानी दे तौआन गे। जूता जूता मत कर किशोर, जूता दे भगवान गे, जूता जूता मत कर किशोर, जूता दे भगवान गे, अरे मोची भैया तोर बहनोइया, वाह जूता दे तौआन क्या गे, बात मोची क्या बात भैया तोर बहनोइया, जूता दे तौआन गे। तो इस तरह से हम वाह गाली वाह गीत गाते हैं। बहुत खूब बहुत खूब खूब गाली सुनाई है आपने आज मुझे आज आपकी जो गाली की फरमाइश करेगा उसे तो सुनना ही पड़ेगा। उसे तो सुननी पड़ेगी बिल्कुल। और अभी तो बड़ा मजा आ रहा है विभा जी, और लगता है कि एक पूरा एपिसोड मैं सिर्फ आपके गाली गीतों पे करूं। कभी देखिए, कभी मौका आएगा तो मैं करूंगा, आपसे सुनना है बहुत सारा। और अवनींद्र आशुतोष अभी जुड़ गए हैं, अच्छा तो अच्छा, लिखते हाँ हैं। अभिनंदन जी, हाँ हाँ इन्होंने भी हमें इंटरव्यू किया था अपने यहाँ से। जी, वो लिखते हैं जिंदगी जीने के नाम के मतलब को विभा जी ने बखूबी समझाया है। और प्रतिभा जी ने तो, आपने जो प्रतिभा जी को लेकर के मुझे जो समेटा है, उसके लिए प्रतिभा जी लिख रहे हैं कि 40 सेंटीमीटर में कैसे बनेगा कुर्ता। ये बताइए आप। नहीं, तो ये डीजेंडराइजेशन है, हाँ हाँ डीजेंडराइजेशन है कि हमने तो कुर्ता पहन लिया, अब आप भी ब्लाउज पहनिए, हम आपके जी नाम जी का सिलवा देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा ये इसमें ये है कि जो खूबसूरती है इन गीतों में, जो चुहल है, जो छेड़छाड़ है, ये बड़ा कहीं अंदर मन के भीतर, हृदय के भीतर पहुंचता है ये। और आपने ठीक कहा कि ये रिश्तों के जुड़ाव का एक माध्यम बनता है, कि माध्यम उससे सहज ही आपसे हमसे जो जुड़ाव हो जाता है, लगता है जब आप मेरा नाम लेकर के आप जब गा रही थी, तो एक सहज लगता है, हृदय से हृदय का मेल हो रहा है कि आप इतना अपना मुझे समझ रही हैं कि आप मेरा नाम लेके गा रही हैं। तो जहाँ नए-नए रिश्ते होते हैं, वहाँ इन गाली गीतों के महत्व और इसकी उपयोगिता और इसकी ये असल मिठास में को गाली समझा जा गीत सकता बनाए ही इसी के लिए गए हैं, क्योंकि देखिए है। जी। पहले जो शादियां होती थी, अरेंज मैरिज होती थी, तो केवल दूल्हे और हुँ, दुल्हन ही अनजान नहीं है, दोनों परिवार हुँ, अनजान है। और फिर हाँ, तिलक दहेज और उसके जो टसल हैं उसमें सब इतने, और हाँ, उसमें हाँ। पुरुष जो है जो हमेशा पीछे, कभी-कभी जो है ना महिलाओं को आगे कर हुँ, देते हैं, तो वो हुँ, अगर हुँ, हुँ। पुरुष लड़ेंगे तो गाली हो जाएगी, फिर तो जो है वो हो जाएगा। तो वो महिला पूरा तो वो महिलाओं को दे देते हैं कि अब ये कमान हाँ, तुम सँभालो। तो वो हाँ, गाना हाँ। शुरू करती हैं, और गाना जब बहुत शुरू करती हैं तो उस पक्ष का जो चेहरा, जो तना हुआ चेहरा है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है वो ये होता है। जी, जी, फिर बिल्कुल। उनको ये भी है कि मेरी बेटी उस घर में जा रही है, तो मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। हुँ, बहुत हुँ, से हुँ। इसके सामाजिक और ये सारे प्रसंग हैं, रेफरेंसेस हैं जो इस गाली गीत में समाये हुए हैं। ये सिर्फ़ मन मन बहलाने की चीज़ नहीं है। जी, जी, इसके जो बिल्कुल। सोशल एस्पेक्ट्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, और हमारे बहुत, पुरखों ने जो बनाए, वो सोच समझ कर के बनाए हैं। बहुत बहुत व्यापक है इसका बहुत व्यापक है। जी, जी। तो चलिए हम अब अपने कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम दौर में पहुँच चुके हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सी बातें आपसे बहुत संक्षेप में करनी पड़ रही हैं। विस्तार से करूँ तो मुझे लगता है कि हर सेगमेंट पे एक एपिसोड आपका 1 घंटे का करना होगा। लेकिन ख़ैर, अब हम अंतिम पड़ाव की तरफ पहुँच चुके हैं, और बहुत ज़्यादा अगर लंबा होगा तो हमारे मित्र जो हैं वो भी हमें छोड़ के भागने हाँ, नहीं, लगेंगे। सही। बिल्कुल, समय बिल्कुल। होता है घर में खाना बनाने का, और तमाम तरह की और समस्याएँ होती एग्ज़ैक्टली। हैं। तो ख़ैर, हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम अंतिम अब पड़ाव पर आ चुके हैं। तो एक सेगमेंट आपका है, जो आप
तो ये सेगमेंट डाउन मेमोरी लेन थोड़ा मैंने इसलिए किया कि थोड़ा पीछे की तरफ आपको ले जाते हैं। अभी आज की, आगे की, भविष्य की सब बातें तो बहुत सारी हुई। लेकिन बचपन में जब आदमी ऐसे होश सँभालता है तो बहुत सारी चीज़ों को देखता है, कहीं से कुछ ग्रहण करता है, कहीं से कुछ ग्रहण करता है। उस समय आप मैं तो ये कहीं सुना है कि आप ही का वक्तव्य शायद सुना है कि आप कैबरे डांस से बहुत प्रभावित थी, फ़िल्में देखती थी तो आप उसी तरह से एक्ट करती थीं और कैबरे डांसर बनना चाहती थीं, क्या था मामला वो? नहीं, कैबरे डांसर तो नहीं बनना चाहती थी, अच्छा, अच्छा। एक्टर बनना चाहती थी। तो और हाँ। डांस और गीत की शौकीन थी, तो मैं ये करती थी कि जब देख कर के आई और उस समय जो हम लोग फ़िल्में देखते थे तो हेलेन, बिंदु, पद्मा खन्ना ये सब जो है उन सब के कैबरे के बिना फ़िल्म बनती नहीं थी। तो हुँ। अब उन डांस को मैं कैसे करूँगा, कहाँ से दिखाऊँ, कैसे ये करूँ? तो फ़िल्म देख कर के आती थी तो मुझसे जो मेरी बड़ी बहन है, हम दोनों जाते थे तो वही मेरी पहली और आखिरी दर्शक होती थी। तो छोटे थे हुँ। बहुत, छठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ते थे तो फ्रॉक पहनते थे। तो मैं हुँ, फ्रॉक हुँ। को वो यूँ ऐसे बाँध करके फ्रॉक को यूँ ऐसे पेट पे बाँध के यूँ ऐसे यूँ मोड़ दिया, तो वो हमारा वो कैबरे का ब्लाउज़ हो गया और हुँ, पैंट तो हुँ, पहन हुँ। ही रहते थे। और उसके हुँ, बाद हुँ, एकदम हुँ। रेशमी उजाला है, मखमली अंधेरा हम करते रहते थे। तो वो तो एक आनंद का ये था, लेकिन बचपन से देखिए मैं जो चीज़ें हमारे साथ हुई कि मेरी लाइफ़ में नेगेटिविटी बहुत रही और मैंने उस नेगेटिविटी से ही अपने लिए पॉज़िटिव रास्ते बनाए। मेरी नेगेटिविटी में ये था कि मैं अपने घर की चौथी बेटी थी। लकीली मेरे माँ-बाप को, मेरे भाई-बहनों को कोई गुरेज़ नहीं था कि मैं चौथी बेटी हूँ और लेकिन जो हमारे यहाँ भाई-बहनों का क्रम था उसमें एक भाई फिर बहन, फिर भाई, फिर वो तो मुझसे जो बड़ी थी वो बहन थी, तो सबको ये उम्मीद थी कि मैं बेटा बनकर जन्मूँगी, तो मैं उसके बदले बेटी हो गई। तो सबने इनडायरेक्टली कहना शुरू कर दिया कि ये मन तुरनी है। आप जानते हैं कि ओह! मन तोड़ने वाली मन तुरनी है। हुँ, नंबर हुँ, 1 ये हुँ। हो गया कि अब तो ये कुछ नहीं कर सकती। नंबर 2 ये कि मेरी बहनें बड़ी खूबसूरत सब थीं और ये कि ये तो देखने में अच्छी नहीं है तो इसकी शादी कैसे होगी? तो ये पूरी ज़िंदगी जो है ये मेरे साथ ये टैग लगा रहा कि ये तो बदसूरत है, इसकी शादी कैसे होगी? ये। उसके बाद पढ़ाई-लिखाई को लेकर के मैं पढ़ाई-लिखाई को लेकर के बहुत साकांक्ष थी, लेकिन मैं बहुत डरती रहती थी कि मैं कैसे कहूँ कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है या अच्छे पेपर हुए हैं या कुछ भी, मैं नहीं कहती हुँ। थी। तो वो हमारे साथ लगा दिया गया, अरे ये लोग तो पढ़ते-वढ़ते नहीं है, ये लोग क्या पढ़ाई-लिखाई करेंगी, ये लोग कुछ नहीं करेंगी। तो ये इस तरह की चीज़ें हम आगे पढ़ने के लिए मैं जेएनयू जाना चाहती थी। हमारे साथ स्टिग्मा लगाया गया कि इतने छोटे शहर की लड़की दिल्ली जैसी जगह में जा कर के कैसे एडजस्ट करेगी। तो हुँ। इतनी सारी चीज़ें नेगेटिव और उसी में मैं रेडियो में मैंने काम करना शुरू किया, तो दरभंगा में बहुत से कुछ ड्रामा उस समय जो थिएटर ग्रुप थे, वो लोग आए कि आप तो बहुत अच्छा करती हैं, तो आप हमारे थिएटर में ये कीजिए। वो भी मना कर दिया गया कि नहीं अरे लड़की जो अभी भी अपने यहाँ वो हालत है कि लड़कियाँ हुँ। कैसे स्टेज पे चढ़ेंगी, लड़कियाँ कैसे नाटक करेंगी। तो इन सारी नेगेटिव चीज़ें जो हैं फिर और उनसे मैं सीख लेती गई, अच्छा ये कह रहे हो? तो मुझे बदसूरत कह रहे हो, तो मैं एक दिन ये बन के दिखाऊँगी कि मेरे साथ चलने में तुम गर्व का अनुभव करोगे। अच्छा मुझे कह रहे हो कि मैं क्या पढ़ूँगी-लिखूँगी, तो मैं शहर की सबसे ज़्यादा पढ़ी-लिखी लड़की बन कर के दिखा दूँगी। तो ये था लेकिन उसके साथ स्टिग्मा जो है, जो हमारा सोशल स्टिग्मा है, वो ये है कि बदसूरत लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे महिलाओं को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही बदसूरत लड़कियों को बहुत मेहनत अपने आप को प्रूफ करने में लगानी पड़ती है। खूबसूरत अगर मैं खूबसूरत होती तो मेरा एक हिस्सा जो है पहले से ही सेटल हो जाता कि अरे नहीं वो तो बहुत सुंदर है, बाकी तो वो गुण बन के आ जाते, मेरा सब कुछ गुण बन के आ जाता। तो ये सब जो है, इससे मैंने ये सीखा कि आज मैं कभी किसी को ये नहीं कहती हूँ कि वो काला है या उसकी नाक बैठी है या उसका ये है या वो है। मैं किसी बच्चे से या किसी पेरेंट से ये नहीं पूछती कि आपके बच्चे को कितना परसेंट आया, क्योंकि आपका 99% होगा जिसका 57 है वो क्या करेगा? क्या वो बच्चे को हम डिस्कार्ड कर देंगे? मैं कभी ये नहीं पूछती कि तुमने ये क्यों पहना, ये कैसे किया? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कल के मेरे मेमोरी लेन से ये मुझे आज अपने आप को सीखने और समझने का इसने मौका दिया। तो मैं तो बल्कि उन नेगेटिव बातों की भी बड़ी आभारी हूँ कि शायद वो अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं आता या मुझे नेचर ने बहुत खूबसूरत अपनी बहनों की तरह बनाकर भेजा होता, तो शायद मैं इस तरह से नहीं सोच पाती। तो
ये तो खैर अब क्या कहूँ इसके बारे में? ये बात आपने बहुत सच्ची कुछ ना बहुत कहो। सच्ची नहीं, बहुत सच्ची और बहुत खरी बात आपने कही है। आज भी ये स्टिग्मा है और ये कहीं ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरह से। लेकिन बिल्कुल नहीं पता। मैं विभा जी सिर्फ़ ये कहने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, वाक़ई आप खूबसूरत दिखती हैं, खूबसूरत हैं और आपके जो अंतरात्मा की खूबसूरती है, वो आपके बाहरी चेहरे और आपकी वेशभूषा, आपकी बातचीत इन सारों में वो झलकती है। वो झलक मुझे दिखती है। मैं इसलिए नहीं कि आप सामने इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, वाक़ई दिखती है। तो मुझे तो बहुत प्रसन्नता होती है आपको देख कर के और मुझे चलिए आप अच्छी बहुत बात सुंदर है। दिखती हैं। ये 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 उन लोगों से पूछिएगा जिनके लिए खूबसूरती का पैमाना कुछ और होता है, तो वो वो लोग होता है, हर बताएँगे। किसी के लिए आपको होता तो है। वो मैं खूबसूरत मेरे अंदर भी लगेगी। नहीं, हर पुरुष के अंदर होता है, वो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई एक्सेप्शन हूँ। मेरे अंदर भी है, रहा है, आगे भी शायद रहेगा। लेकिन जो एक चीज़ जो दिखाई देती है, वो कहीं न कहीं जो बात मैंने अभी कही तो वो बात सच्ची है। उसमें कोई थैंक यू, दुराव-छिपाव ये नहीं है। लेकिन थैंक यू सो आपने जैसा कहा कि आपने बहुत सारे ऐसे काम किए जो जिनसे आपके इनर सेल्फ का, आपके अंदर क्या ख़ासियत है, विशेषता है, उसका पता चलता है। कितने सारे सम्मान 20 से अधिक सम्मान आपको मिले हैं अलग-अलग क्षेत्रों में। घनश्याम दास सर्राफ सम्मान, फिर मोहन राकेश सम्मान, नेमीचंद जैन नाट्य लेखन सम्मान, वीमेन अचीवर्स सम्मान, इस तरह से कितने सम्मान आपको मिले हैं। तो ये सम्मान ये सब तो ये इससे बढ़ के खूबसूरती तो दुनिया में कुछ है नहीं कि आपने जो कुछ किया, उसे हमने परखा, हमको वो बातें आपकी अच्छी लगीं। तो ये तो एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी, किसी के लिए थैंक यू, भी। तो थैंक यू। विभा जी बहुत सारी बातें हो गई और 1.5 घंटे का हमारा प्रोग्राम हो गया है अलग-अलग सेगमेंट ओह! पे। तो हालाँकि गालियाँ तो और भी सुननी थी आपसे, लेकिन अब मुझे फिर लगता कभी। है कि फिर कभी इसका अवसर आए जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। आप हमसे तमाम लोग जुड़े, अभी-अभी कुछ लोग जुड़े जो मेरे ख़्याल से अवनिंद आशुतोष तो जुड़ ही गए थे। चंद्रकांता जी की टिप्पणियाँ लगातार आती रहीं। हुँ। उनके साथ आप जुड़ी होंगी तो उनकी जी, बातें जी, जी, कई बिल्कुल। जी, बिल्कुल, कई बिल्कुल। बातें उन्होंने की हैं, तो इतने सारे मित्र हमसे जुड़े तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे इस बिल्कुल, मंच बिल्कुल। पे आए और इतनी देर तक हमारा साथ दिया, हमें कहना चाहिए झेला, बर्दाश्त किया। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल, मुझे झेला। नहीं, हम दोनों को तो लेकिन हमारे जो मित्र हैं वो बड़े अच्छे सहृदय हैं और हमेशा हमारे मंच को इसी तरह से गौरवान्वित करते हैं, आते हैं और अपनी टिप्पणियाँ देते हैं। तो विभा जी, बहुत-बहुत आपका आभार, धन्यवाद। किन शब्दों में कहूँ मैं तो बिल्कुल नहीं, मत कहिए। कह नहीं मत पा रहा। कहिए। आपने इतना बहुमूल्य समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, शुक्रिया। बहुत-बहुत आपका भी धन्यवाद किशोर जी और साक्षी हैं शब्द इस मंच के का भी और हमारे जितने हमें जिन्होंने देखा है, हमारी हौसला अफ़ज़ाई की है, उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हम सबके साथ कनेक्टेड रहिए, बने रहिए। हम लोग ज़िंदगी में हम और आप सब लोग कुछ न कुछ पॉज़िटिव करते रहेंगे, ज़िंदगी कहीं न कहीं कुछ न कुछ खूबसूरत बनती रहेगी। वाह! प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम।